हे माय लवलीज़ पार्ट आज कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मेरे स्टोरी लाइन को एंजॉय कर रहे होंगे। तो जो कोई भी मेरे चैनल पे न्यू आ रहा है, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आप लोग को मेरी स्टोरी लाइन उसके प्लॉट पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके अप्रिशिएट करना भी मत भूलिएगा। जैसा भी लगे आप लोग को मुझे ज़रूर बताइएगा। दैट चलिए हम स्टार्ट करते हैं इस वन शॉट को। हमेशा की तरह कि ये प्योर वांगसन लव स्टोरी होने वाली है। आई होप कि आप लोगों को पसंद आएगी और अगर स्टोरी पसंद आती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। देन चलिए हम स्टार्ट करते हैं, ओके ना? ये स्टोरी स्टार्ट होती है लैंड फैमिली से। लैंड फैमिली जो कि पूरी की पूरी डिफेंस में काम करती है और हर कोई सिंगल इंसान डिफेंस में ही काम करता है, कम्युनिस्ट पार्टी के लिए काम करता है। उनके ऊपर सुरक्षा का पूरा दायित्व है पूरे चाइना सरकार का। लैंड किरण डिफेंस में वो सिक्योरिटी डिपार्टमेंट को संभालते हैं और लैन सिचैन उनके साथ ही काम करते हैं। वहीं दूसरी तरफ लैन वांगजी वो एक सीक्रेट एजेंट है जो कि देश में हो रहे इलीगल और लीगल कामों के ऊपर प्रतिनिधित्व करता है। आप कह सकते हैं कि पूरा लैन फैमिली डिफेंस के लिए ही काम कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ चलते हैं चांग फैमिली, जो कि जांग फेमियांग और जांग यू एक साइंटिस्ट है और साथ में जियांग चेंग। अब हालांकि जियांग चेंग हमारा उसका खुद का एक छोटा सा स्टार्टअप है जो कि उसने ओपन किया हुआ है और उसकी मदद करने के लिए उसके साथ एक शख्स और है और वो है पी वोस्यान और वो उसकी मदद करता है उस स्टार्टअप को सारे चीज़ को सेटअप करने में। अब हम वापस से अपनी थोड़ी थोड़ी से इंट्रो होने के बाद स्टोरी की आगे तरफ आगे बढ़ते हैं। लैंड मेंशन लैंड किरण वांगजी की तरफ देखते हुए कहते हैं, वांगजी तुम्हें इससे शादी करनी होगी। वांगजी कहता है, और ये कौन है? लैंड फैमिली वांगजी को देखते हुए कहते हैं, एक्चुअली मैं तुम्हें कहना चाहता हूँ कि तुम चाइना में नहीं रहते हो ना, इसी वजह से तुम्हें पता नहीं है। ये जियांग फेमियांग का एडेप्टिव बेटा है और सिक्योरिटी पर्पस से तुम दोनों को शादी करनी होगी। वांगजी कहता है, सिक्योरिटी पर्पस? तो वो कहता है, उसके पापा साइंटिस्ट है तुम्हें पता है? तो कहता है हाँ। तो इसी वजह से कह सकते हो कि तुम्हें उससे शादी करनी होगी। बंगजी कहता है, पर उसके पापा साइंटिस्ट हैं, इस पे मेरा क्या लेना देना है? तो लैन किरण कहते हैं, अगर तुम उससे शादी करते हो उस बच्चे से तो हमारे लिए फ़ायदा होगा, क्योंकि वो जिस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है और तुम एक सीक्रेट एजेंट होने के नाते तुम उसे बचा सकते हो, क्योंकि उसके पापा ने उसे हम कह सकते हैं कि किसी तरीके से थोड़ा-सा डिफरेंट बनाया है और वो एक बहुत ही सीक्रेट मिशन है। तो हम तुम्हें ज़्यादा डिटेल्स नहीं दे सकते, लेकिन हाँ, उसकी सिक्योरिटी तुम्हारी ज़िम्मेदारी है और लोगों को लगना चाहिए कि तुम उसके हस्बैंड हो, इसलिए खुद को प्रिपेयर कर लो। तो वांग जी ये सारी बात सुनने के बाद कहता है, एक शैडो कॉन्ट्रैक्ट मैरिज जिसमें मुझे उसकी सेफ्टी का ध्यान रखना होगा। तो अंकल कहते हैं, हाँ, कुछ ऐसा ही समझ सकते हो और ये तुम्हारे लिए और हम सबके लिए ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए अपनी ड्यूटी से चूकना मत। वांग जी ठीक है बोल करके और अपने कमरे में चला जाता है। नैन्सी चैन वांग जी को ऊपर जाने के बाद अंकल से कहते हैं, हमने उसे पूरी बात नहीं बताई, फिर भी उसने हाँ कर दिया, अगर उसे पता चला तो? अंकल कहते हैं, उसे पता है, देश पहले आता है और बाकी सारी चीज़ें बाद में। वैसे भी हमने उसे कहा ये कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है, तो वो ज़्यादा सीरियस नहीं होगा और अपनी जिम्मेदारी पूरी तरीके से निभाएगा। इतना बोलने के साथ ही सीन यहाँ पे कट हो जाता है। जांग मैंसन जहाँ पे लैन जांग जे उठता है और विंग के कमरे में जाता है विंग को उठाने के लिए, लेकिन विंग वहाँ पे नहीं होता है। जांग सिंह अपना सर खुजाते हुए कहता है, ये हर रोज सुबह 5 बजे कहाँ गायब हो जाता है, पता ही नहीं चलता। क्या ये रात को कभी सोता भी है या नहीं? ये बोल चांग चे अब वापस से जिम सेक्शन में चला जाता है और बड़बड़ाते हुए कहता है, हाँ, आज बहुत सारे रैक लगाने थे और सेंटर टेबल भी लगाना था लोगों को हायर करने के लिए, पर ये कि गायब है। पता नहीं डैडी से कहाँ से उठा कर ले आए हैं और घर में लाके रख दिया है। बोले ये तुम्हारी कंपनी बनेगा और तुम्हारे साथ काम करेगा। क्या खाक काम करेगा? सुबह सुबह तो रोज गायब हो जाता है, मेरा काम कौन सा करेगा? कहने के लिए पूरी दुनिया में बता रखा है।
कि वो मेरा छोटा भाई है। पर कहाँ से मेरा भाई है वो? हाँ, मैं अपने खानदान का इकलौता बच्चा हूँ और वो मेरे लिए सरदर्दी है। तभी पीछे से आवाज आती है, अच्छा मैं सरदर्द हूँ? इनके जांग से की तक कौन? सामने विंग ना, वो ऐसे ना स्टैच कर रहा होता है, तो वो कहता है, मैंने कहा मैं तुम्हारे लिए सरदर्द हूँ। तो जियांग जिंग कहता है, तुम्हारे कमरे में गया था तुम्हें उठाने के लिए, लेकिन तुम ऑलरेडी उठे हुए थे। दैट्स व्हाई मैं खुद से ही बातें कर रहा था। मैं तुम्हारे बारे में क्यों बोलने लगा भला? तो इस पे विंग कहता है, वो तो है, पर अभी अभी किसी ने मुझे सरदर्द बोला, इसीलिए मैंने पूछ लिया कि क्या मैं सच में सरदर्द हूँ। ये बोल करके विंग उसे देख रहा होता है, अजीब, अपनी नीली आंखों के साथ में। तो जियांग जिंग कहता है, तुम मुझे ऐसे देखना बंद करोगे? विंग कहता है, हाँ बंद कर दूंगा। और इतना बोल करके अब वो वापस से अपने काम करने में लग जाता है। डाइनिंग टेबल वाले एरिया पे विंग सारे खानों को देख रहा होता है, कहता है, मुझे बस वो मीट दीजिए और कुछ भी नहीं। तो जहाँ पे मियाँ कहते हैं, तुम्हें ये सभी चीजें भी ट्राई करनी चाहिए विंग, और मुझे तुमसे कोई बात करनी है। तो विंग कहता है, हाँ कहिए। श्याम पे मियाँ कहते हैं, हम चाहते हैं कि तुम शादी कर लो। विंग अपने मुंडी को बस थोड़ा टेढ़ा करते हुए कहता है, शादी वो क्या होता है? चांग पे मियाँ कहते हैं, शादी दो लोगों का मिलन होता है, जहाँ पे रिश्ते आगे बढ़ते हैं और एक दूसरे का साथ पा करके हम खुश रहते हैं। हमें अपने लिए पार्टनर्स चुनना, हम सफर हम साथी चुनना हमारे हक है। तो कहता है, अच्छा हाँ मैं समझ गया। और इतना बोलकर वो कहता है, ठीक है मुझे मंजूर है। चांग पे मियाँ को लग रहा था शायद ये मना कर देगा, लेकिन ये इतनी आसानी से मान जाएगा, ये उसने उम्मीद नहीं किया था। उसके बाद नाश्ता वगैरह हो जाने के बाद भी और जियांगजिंग वहाँ से निकल जाते हैं, जहाँ पे जियांगजिंग को अपना स्टार्टअप सेट वगैरह करना था। उसके जाते ही जियांगजिंग कहती हैं, थोड़ा सा ठीक तो लग रहा है ना? तो इस पे जियांग फेमियांग कहते हैं, थोड़ा सा ही लग रहा है, पता नहीं कब तक ठीक हो पाएगा। वैसे हर चीज को लेकर रिस्पॉन्स तो कर रहा है पिछले 3 मंथ से, है ना? तो इस पे जियांग फेमियांग कहते हैं, हाँ ये तो तुमने सही कहा कि पिछले 3 मंथ से वो हर एक चीज पे रिस्पॉन्स तो कर रहा है। चलो आगे देखते हैं। नाश्ता हो जाने के बाद वो लैन किरण को कॉल करके बोल देते हैं कि उसने भी हाँ कर दिया है। लैन किरण कहते हैं, ठीक है, अच्छा मुहूर्त दे करके एक साथ ही शादी कर देते हैं। और ये बोलने के साथ ही कॉल कट हो जाता है। पूरे 8 दिन बाद वांगजी और विंग की शादी थी। विंग हमेशा की तरह अपने नीले शर्ट और पैंट में था, उसके ऊपर से ब्लू कलर का उसने कोट वेयर किया हुआ था। वो अपने कोट को ठीक कर रहा होता है, जहाँ पे ब्यूटिशियन उसे तैयार करके चले गए थे। चांग यू आते हुए कहती है, पापा तुम सही लग रहे हो, है ना? विंग कहता है, थैंक यू मॉम। तो कहता है, ठीक है चलो चलते हैं। इस पे जांग सिंह आते हुए कहता है, आप कहाँ लेके जा रही है मॉम? मैं इसे लेके जाता हूँ। और इतना बोल करके और वो विंग का हाथ पकड़ लेती है। उसकी मॉम बैक हो जाती है और जांग सिंह विंग को ले जाते हुए कहता है, हे तुम भले ही शादी करके जा रहे हो, ठीक है, बट तुम्हें मेरे साथ काम करना होगा। डैड ने बोला था ना कि तुम मेरे साथ काम करोगे। विंग कहता है, आज मेरी वेडिंग है और तुम अभी भी काम की बातें कर रहे हो। चांग जिंग कहता है, मैं कुछ नहीं जानता, मुझे बस हाँ कहो। तो विंग हाँ में सर हिला देता है और उसके बाद कहता है, आप खुश? उसके बाद कहता है, खुश। फिर चांग जिंग विंग को लेकर के और वांगजी के सामने में खड़ा कर देता है। वांगजी विंग को देख रहा था उस ब्लू अटायर्स में, जहाँ पे वांगजी ने भी सेम ब्लू कलर के और मतलब उस पे हल्का हल्का डिजाइन बना हुआ था बर्ड का, वो अटायर पूरा पहना हुआ था। उसके बाद जांगजिंग नीचे आ जाता है और सीजन के बगल में बैठ जाता है, जहाँ पे गलती से जांगजिंग का हैंड सीजन के हैंड के ऊपर पड़ जाता है, जिसके बाद उन दोनों की नजरें मिलती है, तकरार होता है और बस एक अलग सा कनेक्शन फील हो रहा था। फिर प्रीस्ट जब मंत्र वगैरह पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो दोनों आगे देखने लगे थे। उसके बाद वांगजी विंग के हैंड पे किस करके शादी को लॉक कर देता है। वांगजी जैसा कि उसके अंकल ने कहा था, सेफ्टी पर्पज से शादी करना है, दैट्स व्हाई। उसके बाद सबको वो ग्रीट करता है एंड देन उसे वहां से लेकर के अपने अपार्टमेंट के लिए आ जाता है, क्योंकि वांगजी फैमिली के साथ नहीं रहता था। हालांकि सीजन भी अपनी फैमिली के साथ नहीं रहते थे। अंकल किरण अपने घर, जो कि उनका पेंट हाउस था, वो उसमें वो रहते थे। तो वांगजी विंग को लेकर के अपने मॉम के घर आता है, जहाँ पे उसका हम कह सकते हैं कि 4 BHK का फ्लैट है, वैसी जगह पे। और यहाँ पे वांगजी की फैमिली कोई एकदम बहुत ज्यादा रॉयल फैमिली नहीं है। उनका खुद का कह सकते हैं एक पेंट हाउस है, खुद की बिल्डिंग है, विलाज नहीं है, ठीक है ना? तो वहां पे आने के बाद भी उस घर को देख रहा होता है। वांगजी कहता है,
क्या हुआ, तुम्हारे घर की तरफ बड़ा नहीं है? इसमें विंग कहता है, ऐसा नहीं है, ठीक है, अब जैसा भी है, अब हमारा घर है ना? वांग जी विंग को देख रहा था, जहाँ पे विंग की आंखें बहुत ही ज्यादा खूबसूरत और नीली थी। उसकी आंखें ऐसे ना, ऐसे लग रहा था जैसे कि विंग इस दुनिया का है ही नहीं। उसके बाल हल्के हल्के से वाइट थे और वो बहुत ही क्यूट लग रहा होता है। वांग जी विंग के पास आता है और उसे कहता है, तुम जानते हो शादी का मतलब क्या होता है? विंग हाँ में सर हिलाते हुए कहता है, हाँ मुझे पता है। अ, मिस्टर जियांग फिनयांग ने कहा है कि शादी का मतलब होता है दो आत्माओं का मिलन, हम सफर का चुनना, अपने पार्टनर के साथ अपने सुख दुख को साझा करना और उससे प्यार करना। हम जिसे कहता है, लगता है तुम काफी कुछ जानते हो, तो तुम्हें पता है नेक्स्ट क्या होने वाला है, क्योंकि हम मैरिड है और आज हमारी वेडिंग नाइट है। विंग कहता है, वेडिंग नाइट मतलब? हम जी कहता है, तुम्हें वेडिंग नाइट का मतलब नहीं पता? विंग कहता है, नहीं, मुझे वेडिंग नाइट का मतलब नहीं पता, ये क्या होता है? फिर हमारा वांग जी कहता है, "हम्म, ठीक है मैं बताता हूँ।" इतना बोल करके वो दोनों वहां पे बैठ जाते हैं। फिर वांग जी ना अपने फोन से टीवी को कनेक्ट करता है और वहां पे कुछ इरोटिक मूवीज को चला देता है। उसके बाद जिसके देखने के बाद वांग जी का तो दिमाग खराब हो ही रहा था टोटली। तो विंग ना बहुत आराम से देख रहा था। बीच में वो कहता है, ये दोनों कपड़े उतार करके कर क्या रहे हैं? वांग जी तो विंग को हाँ करके देख रहा था और कहता है, तुम्हें नहीं पता वो क्या कर रहे हैं? वो लव मेकिंग कर रहे हैं। तो विंग इसलिए कहता है, इससे क्या होता है? मंगजी कहता है, जब बॉडी के हार्मोन्स जो ऊर्ध्वगामी होकर के ऊपर की तरफ बहना स्टार्ट करते हैं, उसे संतुलन करने के लिए सामने वाला पक्ष की सेम उसी भावनाओं के साथ जब प्रेम करता है, तो ये संतुलित हो जाती है, आत्म संयमता की ओर बढ़ती है और आकस्मिक दुर्घटना होते होते बच जाती है। वही जिसके सर के ऊपर से ये सारी बातें निकल गई थी। उसके बाद वो कहता है, एक्सक्यूज मी, कैन यू प्लीज टेल मी नॉर्मल हिंदी? मंगजी कहता है, हाँ, इतने अच्छे से इतना मेहनत करके मैंने तैयार किया था, पर इसके सर के ऊपर से गया। कोई बात नहीं। फिर वो कहता है, जब दो लोगों के बीच के बॉडी घर्षण की वजह से अंदर की तपिश ज्यादा बढ़ती है, इनकी वेट, आसान शब्दों में समझाओ। मंग जी कहता है, समझाना क्यों है, मैं प्रैक्टिकल कर देता हूँ ना। हिंग कहता है, हाँ हाँ। उससे पहले ही मंग जी उसे वेट पे पटक चुका था और कहता है, देखो मुझे नहीं पता किस सेफ्टी की बात हो रही है और तुम्हें किसे प्रोटेक्ट करना है। मुझे तुम्हारे पीछे कोई माफिया पड़े हैं, गुंडे, पॉलिटिशियंस, पुलिस वाले, कोई एलियंस, मुझे बताओ। विंग कहता है, हाँ। मुझे कहता है, मैंने कहा बताओ मुझे, मैं उन सब से तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। पर एज अ हस्बैंड होने के नाते क्या मैं तुम्हें टेस्ट कर लूं? तुम काफी क्यूट हो, प्लस खूबसूरत भी। भाई साहब विंग कुछ कह पाता, वांग जी ने कोट खोल दिया हुआ था। शर्ट का दो बटन खोलकर उसके बॉडी को टच कर रहा था, जहाँ पे विंग अचानक से वांग जी के ठंडे हाथ का स्पर्श पा करके एकदम छल जाता है और कहता है, ये क्या है, मेरी बॉडी अलग सा रिएक्ट क्यों कर रही है? वांग जी कहता है, तुम्हें अच्छा लगेगा, एकदम बोल। वांग जी धीरे धीरे करके विंग को टच करना स्टार्ट कर देता है। जैसे जैसे वो टच कर रहा था, विंग उसमें खोता जा रहा था, खोता जा रहा था, खोता जा रहा था। जैसे जैसे विंग को खोता हुआ देख करके वांग जी आराम से अपने आप को उसके साथ इन्वॉल्व करने की पूरी तैयारी करता है। उसके पैरों को स्ट्रेच करता है, वो सभी थिंग्स। विंग को ना शर्म आ रही थी, ना ही सेंसेशन और ना ही इमोशन, कुछ एक फील हो रहा था कि आखिर चल क्या रहा है। वो हर चीज को फॉलो कर रहा था। पर जैसे ही वांग जी ने उसको अंदर अपने आप को कनेक्ट करने की कोशिश की, ना ही वांग जी को दर्द हुआ, ना ही विंग को दर्द हुआ। वांग जी को समझ नहीं आया कि ये क्या हुआ। विंग की आंखें साइन कर रही थी और वो मौन करने लगा था, क्योंकि उसे अलग सा, एक अजीब सा, एक अलग सा कनेक्शन फील हो रहा था। वांग जी जैसे जैसे खुद को उसके इनसाइड कनेक्ट करते हुए उसके ऊपर आता है, उसके शोल्डर को और लेवल एरिया को और बाकी सभी चीजों को बाइट करते हुए किस करना स्टार्ट करता है। विंग अब लाउड मौन करने लगा था और सीधे कहता है, मिस्टर हाउसबैंड, मुझे ये बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है, मुझे नहीं पता क्यों, पर मेरे पेट में बटरफ्लाईज उड़ रहे हैं और मेरी पूरी बॉडी ना सेंसेशन से भर गई है। ऐसा लग रहा है जैसे कि मुझे किसी ने 840 वोल्ट का झटका दिया हो और ये सच में ऊपर की तरफ बढ़ रही है। मैं इसे और भी ज्यादा हार्डली चाहता हूँ। मंगजी बेचारा हमारा हाँ करके इसकी बात सुन रहा था और कहता है, थोड़ी देर पहले मैं नमूने वाले वर्ड यूज कर रहा था, अभी मुझे बहकाने वाले वर्ड यूज कर रहा है। इतना बोल करके वो खुद से कहता है, छोड़ो, उसे मजा आ रहा है तो मुझे तो आ ही रहा है। ये बोल करके वो अपनी कार्यक्रम में लग जाता है, जहाँ पे विंग की बहुत लाउड मॉर्निंग
वांग जी की ग्रोली उस कमरे में गूंज रही होती है। इतना ही नहीं, विंग के हैंड उस बेड से जो पकड़े हुए थे उतनी जगह पर गड्ढे बन रहे थे और वांग जी ये नोटिस बिल्कुल भी नहीं कर रहा था। पर फाइनल एक्सट्रीम बेड पे थे तो दोनों एक साथ ही खुद को रिलीज करते हुए होल्ड किए हुए थे। विंग वांग जी के बालों को तरफ देखते हुए कहता है, ये अच्छा है, क्या हम इसे रोज करने वाले हैं? एवी डे। वांग जी बेचारा विंग को देख रहा था, कहता है, मुझे सब मिशन पे जाना होता है तो मैं 3 4 5 दिनों के लिए गायब रहूंगा, लेकिन हाँ, अगर जब भी आया तो मैं तुम्हारे साथ ये सभी थिंग्स जरूर करूंगा। विंग हाँ में सर हिला देता है। एंड देन उसके पास वो रिलैक्स करता है। फिर दोनों सो गए हुए थे। फिर वांग जी के सो जाने के बाद विंग विंडो के पास जा करके और अपने वॉच को ऑन करता है और वहां पे एक नीली रोशनी अचानक से अपीयर हो जाती है। वांग जी जब करवट ले रहा होता है तो विंग उस कमरे के लाइट्स को थोड़ा सा डिम कर देता है ताकि उसे ज़्यादा परेशानी ना हो, और लाइट्स को भी नॉर्मल लाइट में चेंज कर देता है। उसके बाद ऑलमोस्ट 55 मिनट के बाद विंग वापस से वांग जी के बगल में आकर लेट जाता है। वांग जी उसे कुछ सेकंड के लिए लगा कि विंग उसके आसपास नहीं है, पर उसके बाद वांग जी फिर से विंग को होल्ड करके सो जाता है। विंग उसे देखते हुए कहता है, काफी अच्छा एक्सपीरियंस था ये, काफी यूनिक सा। और ये बोलते हुए वो वांगजी को देखता है, देन वो भी अपनी आंखें बंद करके सो जाता है। विंग के सो जाने के बाद वांगजी वो उठता है और उठ करके बाहर की तरफ आता है। हॉल में आकर के फोन कॉल लगाता है अपने भाई को। लैंस चंग कॉल करते हुए कहते हैं, तुम इस वक्त कॉल क्यों कर रहे हो वांगजी? तुम्हें तो उसके साथ होना चाहिए। वांगजी कहता है, वो हमारे अंडर कंट्रोल में है, तो आपको लगता है कि हमें उसके साथ फिजिकल होना चाहिए क्यों? सीजन कहते हैं, पर तुम्हारी शादी हुई है, एक तरह से देखा जाए तो तुम उसके हस्बैंड हो और तुम्हें उसके साथ वो सभी थिंग्स करने चाहिए जो एक हस्बैंड अपनी वाइफ के साथ करता है। जी कहता है, ऐसी क्या बात है जिसे मैं नहीं जान सकता, जब मुझे जानने का पूरा हक नहीं मिला है? वैसे भी मैं एक सेल्फ डिफेंस ऑफिसर हूँ और मुझे पता होना चाहिए कि आखिरकार आप लोग कौन सा सिगरेट मुझसे छुपा रहे हैं। लैंस जैन कुछ पल शांत रहते हैं। उसके बाद एक लंबा पॉज लेने के बाद कहते हैं, वांग जी, सही वक्त आने पर मैं तुम्हें क्लू दूंगा, तुम खुद ढूंढ लेना, और तुम्हें ढूंढना ही होगा। मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, मुझे माफ कर दो, लेकिन हाँ, उसके साथ एक आम फैमिली की तरह रहो जैसे कि लोग रहते हैं। मुझे नहीं पता कैसे, पर तुम्हें रहना होगा। वांग जी देखता है कि कॉल कट हो चुका है। वांग जी फोन को सोफे में पटक देता है और कहता है, रिंग, आखिरकार कौन हो तुम? वांग जी इधर बोलकर फोन रखता ही है कि उस तरफ बेड पे विंग अपनी आंखें खोल देता है। एक टच डार्क डेविल वाली स्माइल ऐसे ही ऑन करते हुए अपनी आईज को ऊपर की तरफ देखता है। कमरे में सारी लाइटें फ्लक्चुएट होना स्टार्ट हो चुकी थी। वांग जी जब फील करता है कि आसपास की चीजें ना अपने आप ही ऐसे करके कांप रही है और फ्लक्चुएट कर रही है लाइट्स, वो कहता है, इसे क्या हुआ? शॉर्ट सर्किट कहाँ लगा? पर 1 मिनट के अंदर ही सारी चीजें नॉर्मल हो जाती हैं। फिर वांग जी उठ करके उतनी रात में थका होने की वजह से थोड़ा सा कॉफी बनाता है, पीता है, और फिर कुछ 1 घंटा काम करता है। काम करने के बाद वापस है वो विंग के पास आकर लेट जाता है। हालांकि वांग जी ने कह तो दिया था कि वो एक ऑफिसर है, उसकी जान बचाएगा, लेकिन वो किस तरह का काम करता है वो पूरा डिटेल नहीं बताया था। दैट्स वाई वांग जी अपने कामों को नहीं साझा कर सकता था विंग से। वांग जी के आते ही विंग ना पलट कर विंग वांग जी को ऐसे गले लग करके सो जाता है। अगले दिन सुबह वांग जी सोया हुआ था तो विंग उठ जाता है, फ्रेश होता है और उसके बाद वो नीचे आता है। पूरे घर की क्लीनिंग कुछ ही मतलब देर में करके और वो फिर किचन में आकर के उसके लिए खाना बनाना स्टार्ट कर देता है। जब वो खाना बनाकर टेबल पे लगाकर ढक देता है तो वो जाता है ऊपर, और वहां जाने के बाद वांग जी को बहुत ही प्यार से उठा रहा होता है। गुड मॉर्निंग डियर हबी, गुड मॉर्निंग। वांग जी धीरे धीरे करके अपनी आईज ओपन करता है। अचानक से अपने ऊपर विंग को देख करके हा हा करते उठता है। दोनों के माथे में टुन से टक्कर होती है। दोनों के माथे में कुबर निकल गया था। चलो तेल लेके जाते हैं, उनको देंगे, लगा लो भाई, ठीक हो जाओगे। तो उसके बाद दोनों सर पकड़ के बैठ गए थे। विंग कहता है, ये क्या था? मैं तो आपको इतने प्यार से उठा रहा था। वांग जी कहता है, आई एम सो सॉरी, मुझे आदत नहीं है ना, मैं भूल गया था। तो विंग कहता है, इसका मतलब आप मुझे भूल गए? वांग जी कहता है, नहीं नहीं, ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें भूल गया था, एक्चुअली मैं इतने टाइम से मैं अकेले रहता आया हूँ ना, तो अचानक से मेरे ऊपर आकर इस तरह से ना थोड़ा अजीब हो गया था। विंग कहता है, ठीक है, कल से मैं नहीं उठाऊंगा। इतना बोलकर जब वो छमक के जाने लगता है
वांग जी उसे पकड़कर अपने गोद में खींचते हुए कहता है, मैंने कहा कि जाओ तुम, मैंने कहा कि मुझे इस घर में अपने अलावा कभी कोई और दिखा नहीं, खासकर सो के उठने पे ये काटी हुई दीवारें और बेजान बेदरंग हुए पड़े पर्दे, इसके अलावा मैंने कहीं भी कुछ भी नहीं देखा। तो तुम समझ सकते हो विंग, आई मीन कि बस थोड़ा सा कंफर्ट जोन दो उसे एडजस्ट होने में, ओके ना? विंग कहता है, मैंने ब्रेकफास्ट बना लिया है, आप आ जाइए। वांग जी कहता है, वाओ ब्रेकफास्ट, इतना बोलकर वो कहता ठीक है चलो मैं आता हूँ। विंग बाहर आकर बैठा हुआ था, वांग जी आकर बैठ जाता है तो विंग सारा हटाकर दिखाता है, तो वांग जी कहता है, वाह, हाँ डेजर्ट वाले इलाके में तो मुझे खाना नसीब नहीं होता है, कभी कभी चूहे तो कभी कभी कॉकरोच तो कभी कभी गिलहरी मार के खाना पड़ता है। विंग कहता है, ये क्या होता है? जी कहता है, सर्वाइवल मोड ऑन करने के लिए तुम्हें कुछ तो मारकर खाना होगा ना, कभी कभी तो हमने सांप। तो विंग कहता है, "ई, बस बस इसके आगे नहीं, ठीक है ना?" वांग जी कहता है, ओके, हाँ ठीक है तुम लगा सकते हो। फिर वो दोनों खाना खा रहे थे तो वांग जी कहता, काफी अच्छा खाना बना लेते हो। विंग कहता है, थैंक यू, मुझे काम पे भी जाना है। वांग जी कहता है, काम पे? विंग कहता है, हाँ मैं जियांग जिंग के साथ स्टार्टअप कर रहा हूँ ना। तो वांग जी कहता है, हाँ हाँ, तो क्या मैं भी तुम्हारे साथ चलूं? विंग कहता है, नहीं आप जा सकते हो। वांग जी कहता है, हाँ ठीक है। और इतना बोल वांग जी फिर अपने रास्ते चला जाता है। पूरा घर का काम ताम झाम कर लेने के बाद वो निकल जाता है। जियांग जिंग उसे कॉल करते हुए कहता है, तो आप आ रहे हैं वहां से? तो कहता है, हाँ 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 बाबा मैं आ रहा हूँ आ रहा हूँ, कितना बोल। विंग वहां आता है और आते ही उसे ग्रीट करता है। जियांग जिंग भी सेम वे में ग्रीट करता है, कहता है चलो काम करते हैं। विंग उसे प्लान बता रहा था और जियांग जिंग उस तरह से कंपनी सेटअप कर रहा होता है क्योंकि ताकि वो अपना बिजनेस स्टार्टअप स्टार्ट कर सके और ग्रो कर सके, दैट्स वाई। तो हम कह सकते हैं कि 10 से 15 दिन तक तो नॉर्मली ऐसा ही चलता है। जैसे विंग का रोज रात को वांग जी के साथ में एवरी डे मीन्स एवरी डे 1 एंड 2 टाइम करना, रात को वांग जी का अपना काम खत्म करना, सुबह में ब्रेकफास्ट करना एंड उसके बाद वांग जी को अपने काम पे निकल जाना, चाहे वो लोकल का काम हो या फिर बाहर का काम हो, कुछ भी हो। इस तरीके से और विंग जियांग जिंग के साथ में अपना काम करने लगे थे। पूरे 10 दिन बाद अचानक से विंग सोया हुआ था, एक स्ट्रिंग्स ब्लू लाइट्स उसके सामने में अपेयर होती है, जिसे देखकर विंग की जो कान थे ना वो अचानक से ब्लू कलर के एंटीना में चेंज हो जाता है। धीरे धीरे अपने आईज ओपन करता है एंड देन वो वांग जी का हैंड्स को हटा देता है। हैंड्स हटाने के साथ ही दबे पांव वो गैलरी की तरफ आ जाता है और वो इशारों में कुछ कुछ उससे बातें कर रहा होता है। थोड़ी देर के लिए वांग जी जैसे करवट पलटता है तो बेड पर कोई भी नहीं था। वांग जी जैसे उठकर बैठता है तो देखता है विंग गैलरी में है और वहां कुछ भी नहीं था। विंग बाहर की तरफ देख रहा था। वांग जी बाहर आते हुए विंग को ऐसे ना हक कर लेता और कहता है, क्या बात है? विंग कहता है, वो मुझे नींद नहीं आ रही थी, क्यों ना हम कुछ और करें, आज नया तरीका ट्राई करें। वांग जी आसपास की चीजों को देखते हुए कहता है, थोड़ा अजीब तो लग रहा है बट कोई नहीं, चलो हम ट्राई करते हैं। इतना बोल वांग जी विंग को लेकर के बेड पर आता है एंड देन अलग तरीके से अलग वे में जाकर के उसे और खुद को सेटिस्फाइड करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। उसके बाद विंग सो जाता है। वांग जी सुबह में ब्रेकफास्ट कर लेने के बाद जब वो चला जाता है तो वांग जी उसे कहता है, विंग मैं 2-3 दिनों के लिए बाहर जा रहा हूँ, शायद 3 दिन का मिशन है, तो मैं 3 दिन में आ जाऊंगा, ठीक है ना? विंग हाँ में सर हिला देता है, देन वहां से चला जाता है। उसके बाद उसके जाते हैं विंग एक मिरर के सामने आता है। मिरर के सामने आते ही उसके अंदर इन कर जाता है और वो भी वहां से गायब हो जाता है। जैसे ही वो गायब होता है इस पूरे घर की लाइट ना अपने आप ही शट डाउन हो जाती है। पर ऊपर पेंट हाउस था तो किसी ने ध्यान नहीं दिया। तीसरे दिन जब वांग जी घर वापस आता है, तीसरे दिन तो पूरा देखता है कि ना घर का ना बिजली एकदम गुल है। और जो यहाँ के जो मतलब इस बिल्डिंग के जो ओनर ओनर नहीं बोल सकते, रिसेप्शनिस्ट है ना, जब उन्हें कंप्लेन मिलता है कि ऊपर वाली बिल्डिंग की लाइट्स ऑन नहीं है, मतलब जलते रहता है, तो अब बाहर के वगैरह का जलते रहता है ना, तो वो भी लाइट्स ऑन नहीं थी। तो वो ठीक करवाने के लिए प्लम्बर को लेकर के आए हुए थे। तो घर के बाहर वो लोग गेट खोल रहे थे। वांग जी आते हुए कहता है, ये क्या कर रहे हो? वो बोलते, सर अब देख सकते हैं आपके घर की पूरी बिजली चली गई है। इतना बोलना हुआ ही था तो कहता, हाँ पूरी बिजली ऐसे कैसे जा सकती है? मतलब पता नहीं, गेट खोलकर जब अंदर आता है तो सब ना वांग जी ना स्विच ऑन ऑफ करके देख रहे, नहीं पानी गायब था, बिजली पूरी गायब थी। वांग जी को यकीन नहीं हो रहा था। फिर वो कहता है, विंग ने मुझे बताया क्यों नहीं? इतना बोलकर विंग को जब वो कॉल लगाता है तो उसका कॉल भी नहीं लग रहा था। और वांग जी परेशान, वो उन लोगों को बोल देता है कि ठीक है आप ये सब करो एंड देन मैं ढूंढ कर आता हूँ। तो वो बाहर आता है
और पूछता है सीजन से कि आप मुझे बता सकते हैं कि जो जियांग कॉर्पोरेशन का स्टार्टअप बिल्डिंग कहाँ है। सीजन उससे पूछता है क्या बात हो गई। तो वांग जी कहता है मेरे घर का पूरा बिजली और पानी पूरा गायब है। तो विंग कहाँ है, उसे कैसे पता नहीं है। वांग जी की बात सुनकर शीजन थोड़ा घबराते हुए कहता है मेरी बात सुनो वांग जी, तुम अभी ऑफिस आओ, तुम अभी जस्ट आए हो ना, हमें रिपोर्ट दे दो। वांग जी कहता है पर मुझे विंग से मिलना है। वांग जी कहता है काका पर मुझे विंग को ढूंढना है, पहले मैं विंग से मिल लो उसके बाद मैं आ जाऊंगा। शीजन कहते हैं वांग जी वो घर आ जाएगा शाम को, तुम उससे मिल लेना, आफ्टर ऑल वो कहाँ जाएगा, तुम अभी के अभी ऑफिस आओ जस्ट। अब मैं कुछ नहीं सुनता, तुम आ रहे हो या फिर हम सिक्योरिटी गार्ड भेजे। वंग जी के पास दुविधा के अलावा कुछ नहीं था। वो ना चाहते हुए भी सीधे जाता है लैंड कॉर्पोरेशन, सॉरी लैंड ऑफिस, जहाँ पे मतलब उसके अंकल का ऑफिस था वहाँ, क्योंकि हेड उनके अंकल ही थे। वहाँ आने के साथ ही जो हमारा लान वंग जी था जिस मिशन पे गया हुआ था वो सारे मिशन की डिटेल्स दे रहा होता है कि हमने इस सागा को पकड़ लिया हुआ है और 2 बंदे और बचे हुए हैं जिसे पकड़ने के लिए हमें इस्तांबुल जाना पड़ेगा और एक और जगह जाना पड़ेगा। तो वो सारी चीज़ें वो बता रहा होता है। वो साथ में बोलता है कि हमारे साथ कुछ इंडियन आर्मी के भी ऑफिसर्स हैं और साथ में हमने कुछ पुर्तगालियों को भी लिया हुआ है और उसके बाद कुछ फारसियों को भी लिया हुआ है ताकि हम वहाँ के नेटिव लैंग्वेज को समझ सकें। तो ये सारी चीज़ें ना वो एक-एक करके बता रहा होता है। तो अंकल भी इम्प्रेस्ड होते हुए कहते हैं ये अच्छी बात है, तो कब निकल रहे हो। वांग जी कहता है हम अगले वीक निकलने वाले हैं। तो अंकल कहते हैं अच्छा कोई बात नहीं, ठीक है, आए हो तो थोड़ा बैठो, कॉफी लेते हैं। इतना बोल सीजन को इशारा करता कॉफी के लिए। अब वांग जी परेशान हो रहा था इसलिए कहता अंकल आश्चर्य वाली बात है, मेरे घर से सारी लाइट्स कैसे अपने आप ही जा सकती है। तो अंकल कहते हैं कोई बात नहीं बेटा, ठीक हो जाएगा, प्लम्बर गए हैं ना ठीक करने के लिए, ठीक कर देंगे, ओके ना। तो वांग जी कहता है पर फिर भी अंकल ये अजीब नहीं है, मैं विंग को कॉल लगा रहा हूँ नहीं लग रहा है। तभी अंकल कहते हैं लग जाएगा ना, मैं अभी तुम्हें बता दूंगा ना थोड़ी देर में, तुम निश्चिंत रहो के ना। इतना बोलकर पहले तो वो तीनों कॉफी पीते हैं। वांग जी जिसके मन में खुदर बुदर चल रहा होता है, मतलब कि खुचुर पुचुर चल रहा होता है, ठीक है। तो वो सोच रहा होता है कि ऐसे कैसे हो सकता है कि सारी की सारी लाइट्स की बिजली ही चली जाए, मतलब सारे के तार में जितने करंट्स थे ना, करंट्स ही गायब थे, वो चली जाए और ये सभी चीजें। अब इधर जो प्लम्बर्स थे ना उसको समझ नहीं आ रहा, भाई सारे तार सही है, स्विच सही है, बल्ब सही है, सब कुछ सही है, तो बिजली गई तो कहाँ गई, अब बिजली किधर गई वो गिराने, ऐसे लाइक वो लोग बोल रहे होते हैं। पूरा ताम झाम कर लेने के बाद भी उन बेचारे को कुछ समझ नहीं आता है। एंड देन कहते हैं हाँ लास्ट में मुझे पूरे घर की वायरिंग ही बदलनी पड़ेगी। इतना बोलने के साथ वो लोग वहां से निकल जाते हैं। उन लोगों के निकलते ही विंग जिस मिरर से अंदर गया था उस मिरर से बाहर आता है। आते ही वो बहुत फ्रेश लग रहा था, तो उसका कॉस्ट्यूम चेंज था, उसके बाल थोड़े से बढ़े हुए थे, थोड़े से मतलब कि नीचे ना कमर तक आ गए थे और वो थोड़ा अजीब लग रहा था अपने आप को। जब वो मिरर में देखता है वापस से घूम करके तो कहता है कितना लंबा टाइम हो गया और यहाँ पे कितने दिन हुए हैं। और जब वो फोन चेक करता है तो 3 दिन और 7वां घंटा चल रहा था। विंग कहता है अब मुझे अपने बाल काटने पड़ेंगे। ये बोलकर वो अपना सारा बाल को खुद से ही ट्रिम करके डस्टबिन में फेंक देता है। उसके बाद अपने कपड़ों को एक ही बटन में क्लिक करके वो पूरा नंगा हो जाता है, नेकेड बच्चा बन गया था वो। उसके बाद फिर वो अंदर जा करके और अपना कपड़ा निकालता है, उसे पहन लेता है। नीचे आते ही सबसे पहले तो एक मेन बोर्ड होता है, उसको ऐसे अपने फिंगर से ही टच करता है और सारी बिजली पूरे घर में दौड़ गई थी। फट 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 करके सारा बॉल पंखा ये सब ना चलने लगा था, एसी तेसी जितना भी था ना वो सब चलने लगा था। उसके बाद पानी का फ्लोट भी धीरे धीरे करके आ गया था। तो विंग उस टैप को ऑन करता है जो कि सीधे रिसोर्स से पानी आ रहा था और फिर धीरे धीरे करके उसके मतलब पूरे पाइपलाइन में पानी आ गया था। वो सब देखने के बाद विंग ना पूरा किचन साफ करता है, अच्छे से घर को क्लीन करता है अच्छे से, बस 5 मिनट में। उसके बाद फिर वापस से आकर के खाना बनाना स्टार्ट करता है। अब इधर वांग जी हमारा कन्फ्यूजिया होकर के उधर बैठा हुआ था खुचुर पुचुर करते हुए। बाद में लास्टली वो कह ही देता है कि मुझे जाना होगा। सीजन में इशारा करते हैं अंकल जाने देते हैं इसे। उसके बाद वांग जी ग्रीट करता वो वहां से निकल जाता है। अंकल सीजन के पास आते हुए कहते हैं क्या वो लौट आया। तो लैन सीजन कहता है अंकल अभी अभी जियांग फिमियांग अंकल से बात हुई है, रेड सिग्नल ग्रीन हो गया है, इसका मतलब है शायद वो लौट आया है। तो अंकल कहते हैं थैंक गॉड, सबको ज्यादा बवाल ना कर दे ये। तो सीजन कहते हैं कब तक छुपाने वाले हैं हम। हाँ अंकल कहते हैं जिस दिन उसे खुद पता चलेगा। पता चलेगा, नहीं पता चलेगा तो कोई बात नहीं। और इतना बोल करके और वो दोनों बाहर जाते हुए वांग जी को देख रहे होते हैं, जहाँ वांग जी रस की तरह एकदम भाग रहा था। कैब लेता है, वहां से घर के लिए निकल लेता है। कैब को पैसा देने के साथ ही जब ऐसे वो अंदर इन करने लगता है, अचानक से उसे अपने ऊपर के पेंट हाउस पे नजर जाता है।
जहाँ पे लाइट वाइट जल रहा था। वांग जी कहता है लगता है इन लोगों ने ठीक कर दिया। वो भागते हुए ऊपर आता है, रूम वगैरह खोलता है तो खाने की खुशबू सूंघकर वांग जी ना इधर उधर भागते हुए किचन की तरफ भागकर कहता है विंग विंग एक स्माइली फेस के साथ में उसी की तरफ टर्न होते हुए कहता है जिया हबी आप अगर आपने तो कहा था आप रात तक आओगे। वांग जी पहले तो विंग के पास आता है, उसे अगल बगल आगे पीछे नचा उचा कर चेक करने के बाद कहता है तुम ठीक हो। विंग कहता है हाँ मुझे क्या हुआ है। फिर वांग जी उसे गले लगा लेकर कहता है मैं थोड़ा सा डर गया था। विंग कहता है और वो किस लिए। वांग जी कहता है तुम घर में नहीं थे क्या। विंग कहता है क्या हुआ है वो तो बताएं। मुझे कहता है घर की सारी बिजली चली गई थी और पानी भी। लिंक कहता है वो तो मैंने खर्च। फिर कहता है आई मीन कि वो खराब हो गया था। तो वांग जी कहता है तुमने कहा खर्च। तो कहता नहीं नहीं खराब हो गया था तो प्लम्बर्स तो आए थे ना और साथ में बिजली ठीक करने के लिए इलेक्ट्रिशियन। वांग जी कहता है हाँ वो तो आए थे। उसके जाते ही विंग बाहर निकला था तो उन लोगों की वॉइस ना हल्की हल्की गेट से आउट होते वक्त सुनाई दे रही थी। दैट्स वाई विंग को पता है। फिर विंग कहता है वो सब छोड़ो मैंने अभी जस्ट खाना बनाया है आपको नहीं खाना। वांग जी उसका सारा गुस्सा उतर गया था एंड देन वो खाना देखता है फिर कहता है हाँ चलो। फिर विंग ना बहुत प्यार से अपने हैंड से वांग जी को खिला रहा था। वांग जी ना बस विंग को घूर कर देख रहा था। वांग जी कहता है तुम्हारी ये नीली आंखें कुछ अजीब है विंग। विंग कहता है क्या नीली आंखें होना गुनाह है। क्या आपको काली आंखें पसंद है मैं आई लेंस का यूज करूं। वांग जी कहता है ठीक है पर इसमें कुछ तो है जो मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। विंग उसे देखकर कहता है वो तो है जब मुझे ऑर्डर्स मिलेंगे तब मैं आपको बता दूंगा। तो वंग जी कहता है ऑर्डर्स। वो कहता है हाँ आई मीन कि वो हम खाना पे फोकस करें। वंग जी उसकी विंग की भी बातों से बहुत बड़ा कंफ्यूज हो गया था और कहता है आज मुझे सब कंफ्यूज क्यों बना के छोड़ रहे हैं। खैर कोई बात नहीं एक दिन में जरूर पता लगाऊंगा बाबू मुझसे आए। और फिर वो खाना खा लेता है। बंग जी थका हुआ था इसलिए वो बिंग से कहता है मैं सोने जा रहा हूँ। बिंग कहता है चलिए मैं आपको मसाज दे दूँ। फिर बंग जी इतना बोल करके बेडरूम में आता है। फिर बिंग उसके पीछे आता है और फिर उसको पूरे बॉडी को मसाज देना स्टार्ट करता है। थोड़ी देर में बंग जी सो गया हुआ था। विंग उसके बाद सोफा के पास बैठा हुआ था। अभी शाम का टाइम था तो रोशनी ना वैसे ही कमरे में इन कर रही थी सूरज का। उसके बाद वो धीरे धीरे इन जब कर रहा था तो एक नीली रोशनी फिर से उसके सामने में एक फ्लैश लाइट की तरह अपेयर होती है जहाँ पे विंग ऐसे फिंगर से ना और कोडिंग के जरिए बात कर रहा था। तो वांग जी की अचानक से जब आईज ओपन होती है ना तो वो देखता है कि विंग ना किसी के साथ ना इशारों में बातें कर रहा है। उसके हाथ में एक पेंसिल जैसा कुछ है जिसे वो लिख कर बता रहा है। वंग जी उठने की कोशिश कर रहा था तो उसकी बॉडी लग रहा था जैसे कि स्लीप पैरालाइज हो गया है और वो काम ही नहीं कर रहा था। वंग जी कितनी भी कोशिश करे अपनी बॉडी को मूव करने की उठाने की लेकिन उसकी बॉडी ना हिल रही थी ना ही कुछ। उसकी बॉडी पूरी की पूरी स्लीप मतलब पोजीशन में थी। ऐसे लग रहा था पूरा पैरालाइज्ड हो गया। बॉडी ना उठ रही है ना हिल रही है ना डुल रही कुछ नहीं। पर वंग जी अपनी आंखों से देख रहा है। वो धीरे से कहता है बींग। जैसे ही बींग के कान में वॉइस जाती है बिंग उस कनेक्शन को डिस्कनेक्ट करता है। वांग जी की तरफ देखता है देन सभी चीजों को फ्लैश आउट करते हुए खुद वांग जी के बगल में आके सो जाता है। और विंग की आइस विंग ना वांग जी की आंखों के ऊपर हाथ रखकर वांग भी सो जाता है। अगले दिन सुबह जब वांग जी अंगड़ाई लेते हुए उठता है तो उसकी बॉडी पूरी अच्छी खासी थी। हाँ थोड़ा सा हैवीनेस तो लग रहा था पर अच्छी थी। अब अंगड़ाई लेने के बाद फटाक से उसे याद आता है कल शाम का सारा दृश्य। जैसे वो याद आता है पहले तो वो ऐसे ना सब कुछ को ऐसे हाथ से ना ऐसे टोटो को देख रहा था यहाँ पे कुछ है तो नहीं। पर पूरा कमरा खाली था। मॉर्निंग का वक्त था। पर्दे वगैरह हटा करके इधर उधर सब कुछ चेक करता है लेकिन कुछ भी नहीं मिलता। फिर वो विंग के पास आकर देखता है तो विंग आराम से सो रहा होता है। वांग जी कहता है आखिरकार इसके दिमाग में ऐसा क्या है और मेरे फैमिली वाले मुझसे क्या छुपा रहे हैं जो मुझे पता नहीं है। हमें सब पता करने का एक ही उपाय है। मुझे अपने घर में कैमरास फिट करने होंगे ताकि मुझे पता चले। ये बोल करके वो विंग के बालों को क्लियर करता है। उसके फोरहेड पे किस नहीं करता कुछ नहीं करता और वहां से चला जाता है। और ये बात वांग जी ने अपने मन में बोला हुआ था। फिर वहां से जाते ही विंग आईज ओपन कर देता है एकदम साइलेंट मतलब बिना एक्सप्रेशन के। वो सिर्फ सेलिंग को देखता है एंड देन हल्का सा ग्लांस के साथ में बाथरूम की तरफ जहाँ पे वांग जी अंदर चला गया था। फिर विंग सीधा हो जाता है देन आंखें बंद कर देता है। उसके बाद वांग जी फ्रेश होकर के आता है तो विंग नहीं था। वो समझ गया था कि किचन सेक्शन एरिया में गया होगा। जब वो नीचे आता है तो विंग ना ऐसे ब्रेकफास्ट बना रहा होता है एकदम बिना एक्सप्रेशन के। तो वांग जी उसे कहता है क्या हुआ है। विंग कहता है मैं बस दुखी हूँ। तो वांग जी कहता है क्या कुछ हुआ है क्या। तो कहता है नहीं। वांग जी उसके पास आता है हक करते हुए कहता है अगर कोई बात है तो मुझे बता दो प्लीज। विंग कहता है किसी को खोना कैसा लगता है। वांग जी कहता है क्या मतलब। विंग कहता है
अपने मन में, काश मैं आपको बता सकता, इतना बोल। और वो वापस से खाना बनाने में लग जाता है। वांग जी को जब विंग आंसर नहीं करता है ना, तो वो भी अपने चुपचाप से आके बैठ गया था। उसे भी समझ नहीं आ रहा था कि विंग को कैसे कंसोल करे। शाम के टाइम पे जब विंग घर नहीं आया था और वांग जी ऑफिस से वापस आ गया था, क्योंकि अभी तक वो बाहर नहीं गया था, दैट्स व्हाई पहले तो वो सारे कैमराज और जो ब्लूटूथ स्पीकर ये सभी ना उस बेडरूम में, किचन में, हर जगह सेट कर देता है। सेट करने के बाद कहता है ठीक है, अब जो भी रिकॉर्ड होगा मैं फोन में देख लूंगा। इतना बोलकर वो खुश होकर के किचन में देखता है कि क्या क्या है क्या क्या नहीं। फिर मार्केट जा करके, सुपर मार्केट जा करके वेजेस, सब्जी, सॉस ये सभी चीजें ले आता है। वो लेकर जब घर इन करता है तो डोरबेल बजता है। वो डोर ओपन करता है तो विंग के हाथ में भी सेम सारी चीजें थी। राम जी हंसने लगता है और कहता है देखो, मैंने तुम्हारे लिए पहले से ही शॉपिंग करके ला दी, तुम फिर से लेकर आ गए। तो विंग और वांग जी दोनों हंस रहे होते हैं। वांग जी को अच्छा लग रहा होता है। वांग जी विंग के फुटहेड पे किस करता है तो विंग शर्माने लगता है। न जाने क्यों विंग को अच्छा लगा था और कहता है सुबह में किस क्यों नहीं किया, मॉर्निंग में तो करना चाहिए ना, आफ्टर ऑल हम हस्बैंड्स हैं। जी अपने सर को ऐसे ना खुजाते हुए कहता है अच्छा कोई बात नहीं, मैं कर लूंगा कल से। फिर वो दोनों मिलकर किचन को सेटअप करते हैं और उसके बाद वांग जी कहता है मुझे कुछ काम है, मैं देख लेता हूँ। फिर विंग किचन में काम करने लगा था। रात के टाइम पे जब भी विंग किसी के साथ कनेक्ट करता या बातें करता या कुछ भी, और अगले दिन सुबह जब वांग जी अपने फोन में चेक करता तो पूरा पिक्चर ना ग्लिच से भर जाता, आवाज चेंज लगती, जैसे कि कोई मॉर्स टेपिंग के जरिए बातें कर रहा है और आवाज थी नहीं, कितने में तो आवाज ही नहीं थी। और अगर आवाज होती भी तो एक सॉन्ग के साथ में, जैसे कि ओम होता है ना, ओम टिंग टोंग टिंग, जैसे ओम को अगर बजाया जाए वॉल्यूम पे, टिंग टोंग टिंग ऐसे करके बजता है ना, ये 4 5 6 शायद ये फिंगरप्रिंट ध्वनि में ये ओम का साउंड निकलता है, ठीक है। तो ऐसे करके साउंड्स ना वो कन्वर्ट हो जा रहा था बार 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 बार। राम जी के समझ में बिल्कुल नहीं आ रहा था कि ये आखिरकार हो क्यों रहे, पिक्चर्स क्लियर नहीं आ रहे हैं, ग्लिच आ रहा है, आवाज भी ऐसे टिंग टोंग में आ रहा है, जो कि मतलब ओम जैसे साउंड कर रहा था। तो वांग जी ना अब परेशान हो रखा था। वो कहता अगर रात में मैंने देखा ना तो मैं उससे पूछूंगा, ठीक है। और ये बोल करके वो फोन रख करके जैसे ही अंदर जाता है स्टडी रूम की तरफ, वांग जी के जाते ही विंग उस फोन को चेक करता है और उसे प्ले करता है, जहाँ पे विंग साफ साफ देख पा रहा था कि वो किसी से टैपिंग के जरिए और पेंसिल के जरिए बातें कर रहा है। सामने ब्लू लाइट्स है, वहां पे एक स्क्रीन पे कुछ शो हो रहा है उससे। विंग उस फोन को ऑफ कर देता और कहता है लान वांग जिया, आपको क्या लगा कि आप मुझे इस तरह से कैमरा के जरिए मुझ पे नजर रखेंगे, मेरा रिकॉर्ड निकालेंगे? अभी तक मेरे सिस्टम में ऐसा कोई वर्जन अपलोड नहीं किया गया है कि आप मुझे पकड़ सके। हम आप सबसे 600 1000 साल आगे की एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं, आप तो फिर भी बहुत पीछे हैं हमसे। ये बोलकर विंग एक इविल स्माइल कर रहा होता है। कुछ सेकंड के लिए उसका फेस ना वापस से अपने ओरिजिनल फेस पे आ गया था, वही लॉन्ग हेयर, व्हाइट कलर के हेयर और नीली आंखें और थोड़े से क्लासिकल, मतलब क्लासिकल भी नहीं बोल सकते, शर्ट का डिजाइन आगे से ऐसा रहता था कि बटन की जगह पे ना रस्सी होते थे बांधने वाले, ठीक है, और नीचे ना फल्लर सा पजामा टाइप्स, तो ऐसे। और उसके बाद वो उसे देखता और कहता है हमारे यहाँ सन बहुत ज्यादा है, दैट्स वाई हम सर्वाइवल के लिए एक नया जगह ढूंढ रहे थे और मुझे यहाँ पे उसी के लिए भेजा गया है। ये बोल करके विंग हवंग जी को बस देख रहा होता है, देन कहता है मैं सरवाइव कर पा रहा हूँ, मतलब कि मेरे लोग यहाँ सरवाइव कर सकेंगे। और ये बोलते हुए विंग जो था ना वो फोन को वापस जैसे था वैसे रख देता है एंड देन किचन में वापस चला जाता है। भंग जी खाने का जब टाइम होता है ना तो वो किताब में घुसा हुआ था। विंग डोर नॉक करते हुए इसके पास आता कहता है आपको खाना नहीं खाना है क्या? वंग जी उसे कहता है मुझे कुछ काम करना है, तुम जाओ यहाँ से। विंग कहता है मुझसे कोई गलती हुई है, आप मुझसे इस तरह से क्यों अजीब तरह से व्यवहार कर रहे हैं? वंग जी ना दांत पीसते हुए इसके पास आकर कहता है तुम्हारी फैमिली और मेरी फैमिली अपने अपने सीक्रेट छुपाने के लिए हम दोनों की शादी कर देते हैं। तुम मेरे अंडर कवर में हो, मतलब कि मैंने तुमसे शादी की थी सिर्फ इसलिए ताकि मैं तुम्हें बचा सकूं। ये शादी नहीं, एक अंडरकवर मिशन है। अब मुझे बताओ कि आखिरकार तुम हो कौन? क्या तुम्हारे पीछे पुलिस, पॉलिटिशियंस या कोई माफिया या कोई और पड़ा हुआ है, या कौन? हाँ, कोई दुश्मन है तुम्हारे फैमिली का? बताओ मुझे। विंग कहता है पर आप ये सब क्यों क्यों पूछ रहे हैं? वंग जी कहता है फॉर गॉड सेक विंग, झूठ बोलना बंद करो।
मैंने तुम्हें ट्रैक किया, पर तुम्हारी वॉइस नहीं है, तुम्हारा पिक्चर नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है? फिर वांग जी ना फ़ोन लेता है, गुस्से के मारे सोफ़ा पर से उठाकर आता है, अपना और विंग का पिक्चर निकालता है, दोनों का साथ में खींच के उसको। क्लिक करने के बाद फिर वो कहता है, ये देखो, इसमें हमारे पिक्चर आए ना, मेरे हैं, तुम्हारे हैं, दिख रहा है ना? तो विंग कहता है, हाँ, दिख रहे हैं। वांग जी कहता है, पर वीडियो में तुम क्यों नहीं दिख रहे हो? एक नीली रोशनी क्यों दिख रही है? ग्लिच हो रहा है। और जब मैंने उसे डाटा दिख रही क्या, और जब मैंने देखा तो तुम्हारे जगह पे एक नीली रोशनी है जो परछाई बन रही है, और सामने एक एक शीशे टाइप का है। क्या है वो? क्या छुपा रहे हो? हाँ, एक नीली लाइट्स जो हवा में तैरती है जैसे तुम्हारी आंखें हैं। कैसे? कैसे मुझे बताओ? हाँ। विंग उसे देख रहा था और वो कहता है, आपको लगता है कि आप मुझे ट्रैक कर रहे हो? हाँ जी। पर फिर वो चुप हो जाता है और अपने मन में कहता है, असल में मैं आपको हर जगह से देख सकती हूँ, क्योंकि आपके अंदर वो लाइट है, वो कोड, जिसकी वजह से मुझे आपसे जोड़ा गया है, जिसकी हमें तलाश है। वांग जी विंग को देख रहा था, एकदम चुप था। वांग जी ना विंग को हिलाते हुए कहता, कुछ बोलोगे? विंग कहता है, आप मुझ पे शक कर रहे हैं? मुझे कहता है, हाँ कर रहा हूँ, क्या नहीं करना चाहिए? मैं तुम्हें ट्रैक कर रहा हूँ, लेकिन फाइल करप्ट, सीसीटीवी गायब और आवाजें बदल गई हैं। क्यों? तुम्हारा हिडन ट्रूथ क्या है, मुझे बताओगे? विंग रोने लगता है और कहता है, वांग जी, मेरे डैड ने तो बस आपसे शादी करने के लिए बोला था, क्योंकि मेरे डैड के दुश्मन है। तो वांग जी कहता है, तुम्हारे क्यों है? तुम्हारे पीछे क्यों पड़े हैं? तुम्हारा भाई जियांगजिंग भी तो है ना, उसके पीछे क्यों नहीं पड़े हैं? ये कहता, मुझे नहीं पता, शायद मेरी नीली आंखें या कुछ ऐसा है जो मेरे पास है, पर मुझे नहीं पता। वांग जी कहता है, क्या तुम्हारे पा ने तुम्हारे अंदर कुछ इंजेक्ट किया है, कुछ चिप, कुछ फाइल, कुछ? विंग कहता है, मुझे नहीं पता वो सब, प्लीज आप मुझे हर्ट कर रहे हैं और मेरे शोल्डर दर्द हो रहे हैं। वांग जी को तब जाकर एहसास होता है कि उसका ना पूरा शोल्डर उसने एकदम कस के पकड़ा हुआ है। फिर वो कहता है, ठीक है, मुझे भूख नहीं है, बाहर जाओ। इतना बोलकर उसे स्टडी से बाहर फेंक के दरवाजा मुंह पे बंद कर देता है। विंग पहले तो दरवाजा पीटते हुए कहता है, वांग जी प्लीज दरवाजा खोलो, प्लीज, खाना खा लो प्लीज, मैंने इतना सब कुछ बनाया, वो तो खा लो प्लीज, मुझसे नाराज मत हो, मैं बता दूंगा, मैं पास से पूछता हूँ ना, क्या मुझे बताना चाहिए या नहीं, प्लीज दरवाजा तो खोलो। पर वांग जी इतने गुस्से में था, वो दरवाजा ओपन करने के साथ चिल्लाते हुए कहता, यहाँ से जाओ वरना सच में मारूंगा तुम्हें मैं। रिंग एकदम डर गया था, रोते हुए कहता है, पर आप मुझ पे हाथ उठाने वाले हैं? वांग जी कहता है, नहीं, नहीं का मतलब नहीं होता है, जाने का मतलब जाना होता है, और यहाँ से दफा हो जाओ। क्या तुम्हें ये बात समझ में नहीं आ रही है? तुम इंसान हो ना, एलियंस तो नहीं आए हो ना? विंग बस वांग जी को देख रहा था और कहता है, मैं वो। वांग जी कहता है, जाओ ऊपर जाओ अपने कमरे में अभी के अभी। वांग जी का ना पूरा दिमाग हिला हुआ था। दैट्स वाई विंग फिर रोते हुए खाना को ऐसे ढक करके, क्योंकि खाना वेस्ट नहीं करना चाहिए, गुड बॉय, मैंने उसको बना दिया है, ठीक है, तो पूरा अच्छे से खाना ढक देता है और ऊपर रूम में चला जाता है और वहां जाकर के बैठ जाता है। एंड देन उसकी आंखों से ना आंसू आ रहे थे, वो भी नीला नीला, और वो लिक्विड के जैसा था। तो विंग ना रो रहा था, तो वो सारे नीले नीले जो आंसू थे ना नीचे इस पे गिर रहे थे, कारपेट, पैर पोछना होता ना यार, क्या बोलते हैं उसको, मैट, हाँ मैट के ऊपर गिर रहे थे। वो मैट ना पूरा ना ऐसे जल रहा था, ठीक है, और जहाँ जहाँ गिर रहा था ना वो ना वहां से धुआं निकल रहा था, जल रहा था। विंग इतना ज्यादा रो रहा था कि पूरा जल रहा था। वो जलते जलते ना ऐसे चौकोर अजीब तरीके का डिजाइन बन गया था। विंग जब देखता है कि उसके आंसू की वजह से वो पूरा जल गया है, वो जल्दी से ना उसे पैर से बुझा देता है और कहता है, मैं तो रो भी नहीं सकता, पर मुझे दर्द हो रहा है। और इतना बोलने के साथ वो मिरर के सामने में आता है। तभी मिरर के सामने में एक अजीब इंसान था, जिसने काले कलर के, जैसे कि विंग का जो अपीयरेंस मैंने बताया था, लंबे कमर तक के बाल, और शर्ट जो था वो थोड़े से अफगानी जो लोग नहीं पहनते एकदम, वो जिन की तरह कपड़े, जैसे हाथ एकदम फल्लर शर्ट वाला और आगे से रस्सी बंधी हुई, नीचे भी वैसे ही कपड़े, इस तरह के कपड़े वो लोगों ने पहना हुआ था। थोड़ा सा वो लोग ना वाइट वाइट कम लग रहे थे, मतलब कि वो लोग सन टैन जैसे हो जाता है तो कैसे दिखते हैं लोग, तो वैसे दिख रहे थे। सामने वाला बंदा भी वैसे दिख रहा था, उसने बाल बांधे हुए थे। और वो कहता है, क्या हुआ, तुमने हमें बताया नहीं, और कितना लंबा टाइम चाहिए तुमको? हाँ, तुम बताओ हमें कि यहाँ पे हम कहाँ उतरे जिससे कि हमारा जीवन सही दिशा में सुधर सके, बता रहे हो या फिर मैं इस दुनिया को तबाह कर दूं? रिंग रोते हुए कहता है, मास्टर,
यहाँ से उत्तर की तरफ का जगह खाली है, जहाँ पे आप एक बार में बस 25 इंसान उतार सकते हैं, क्योंकि अगर आपने सबको एक साथ ही उतार दिया तो लाइट्स और पानी खत्म हो जाएंगे यहाँ पे भी, और हमें जिंदा रहने के लिए लाइट और पानी ही चाहिए ना। इसीलिए हम साल में एक बार में 25-25 लोग ही उतार सकते हैं, फिर अगले साल 25, फिर अगले साल 25, इस तरह से। और वैसे भी हमारे यहाँ का एक साल यहाँ का 1 घंटा जैसा ही है, तो अगर आप 1-1 घंटे में ऐसा करते रहेंगे तो ये हो सकता है ना। तो फिर वो कहता है ठीक है, और इतना बोलकर वो गायब हो जाता है। फिर विंग जब बाहर आता है तो उस कारपेट को देखता है जो कि जल गया हुआ था, और कहता है अगर उन्होंने पूछा तो क्या बोलूँगा। ये सोच करके और विंग ने उस कारपेट को ऐसे मोड़ करके और नीचे ले आ करके और डस्टबिन में फेंक देता है, ताकि ना रहेगा ना पूछेगा वांग जी उससे। फिर नया वाला बिछा देता है और वो जाके सो गया हुआ था। अब इधर वांग जी अपना पूरा दिमाग लगाया जा रहा है। अब भाई है तो वो एक एजेंट ही, सीक्रेट एजेंट, तो दिमाग तो लगाएगा ही। वो अपने सारे रिसोर्सेज लगा देता है एंड देन कहता है इस फाइल को जल्दी से रिकवर करके मुझे दो। पर परिणाम हर बार वही, जितने भी फाइल थे वो सारे करप्ट। सीसीटीवी का फुटेज गायब, उसमें लाइट्स के अलावा कुछ भी नहीं, और आवाज पूरा एकदम बदला हुआ। वांगजी तंग आ गया था। उसने एक नहीं 10-12 लोगों को बोला था इसे ठीक करके दो, और सब सेम ही था। रात के 2 बजे वांगजी इरिटेट होते हुए सीजन को कॉल करता है। सीजन फोन उठाते हुए कहता क्या हुआ। वांगजी कहता है मुझे जानना है, मैंने ट्रैक किया उसे, पर वो इंसान नहीं है। कौन है वो? क्या वो भूत है या कुछ और है? सीजन कहते हैं सीक्रेट है, बस मैं तुम्हें एक जाइलो भेज सकता हूँ, तुम उसे खोल लो और देख लो। और हाँ, वो जाइलो मुझे सुबह ही भेज सकते हो तुम, मैं खुद आ रहा हूँ। इतना बोलकर वांग जी कहता है ठीक है, मैं बाहर हूँ। वांग जी इधर पार्किंग में आगे खड़ा था। सीचन आते हैं, और वो भी टैक्सी वाले कार में। आते ही वांग जी के पास आते हैं, कहते हैं ये लो, ये जायलॉक्स है। तो कहता है बट ये तो एक क्यूब बॉक्स है। सीचन कहते हैं दिखने में ये क्यूब बॉक्स है, पर है यही जायलॉक्स। इसका पासवर्ड तुम्हारा डेट ऑफ बर्थ है वांग जी। वांग जी कहता है मेरा डेट ऑफ बर्थ से क्या लेना देना? कहता है उसके अंदर जो लाइट है ना ब्लू कलर की, वो तुम्हारी वजह से है। हमारे बॉडी का ऑरा जब हम स्कैन करते हैं तो हमारे अंदर जो भी ज़्यादा स्पार्क होता है, जो हमें प्रोटेक्ट करता है, हमारे जीवन के लिए होता है, बहुत सारी चीज़ें के लिए होता है। तुम ऑरा के बारे में तो जानते हो ना? हंग जी कहता है हाँ, तुम्हारा ब्लू कलर का दिखा, दैट्स वाई उसकी लाइट्स ब्लू है और उसकी आंखें नीली हैं। तुम्हारी वजह से है, कोडिंग भी तुम्हारी वजह से वो कनेक्ट कर पाया है तुमसे। मुझे नहीं पता ये कैसे काम करता है, शायद उसे पता हो। ये बोलकर सीचेन वहाँ से चले जाते हैं। मंग जी उस डायलॉग्स को लेकर के मेंशन आता है और उसे अपने स्टडी रूम में ही उसे कनेक्ट करते हुए कहता है गाइस मैं कुछ चीज़ों को कनेक्ट कर रहा हूँ, मुझे डीप डार्क वर्ल्ड में ले जा करके इसे खोलना है। सारे लोग ऑनलाइन थे उसके, और वो लोग कहते ठीक है। वहाँ पे लिखा हुआ था एलेना वॉरेस प्रोजेक्ट और जालक्स मिशन क्लासिफाइड। ये दिखने में जितना मतलब कि सिंपल लग रहा था, उतना ही ज़्यादा सब कुछ चौंकाने वाला था। तो वांगजी कहता है यानी कि विंग कोई कोई अंडरवर्ल्ड लीडर या किसी का बेटा या कुछ भी नहीं, बल्कि पृथ्वी पर उतरे हुए एलियंस में से एक है, जिसे जिसे सरकार ने सीक्रेटली ह्यूमन अलायंस के तहत पहले तो उसे इंडिया और चाइना के बॉर्डर पे उतारा, एंड देन उसके बाद फिर उसे एक को इंडिया दिया और दूसरे को चाइना में दिया, और उसके बाद उससे मेरी शादी करवाई ताकि उसकी पावर को स्थिर किया जा सके। और सिर्फ एक मानव डिफेंस मैनेजर के डीएनए में उसका ये प्लेटनरी कोड मिला और उसने मुझसे शादी करा दी। मतलब कि विंग का जो मानव डिफेनरी कोड है वो मेरी वजह से है। ये बोल करके मंगजी को अस्थि मतलब दिमाग एकदम हिल डुल गया था। कुछ लोग तो वहाँ पे जितने भी लोग थे वो कहते हैं मतलब कि हम डीएनए की बात कर रहे हैं। तो मंगजी कहता है हाँ, सभी का एक कोर डीएनए होता है। अगर एलियंस यहाँ आते हैं तो अपने जैसे डीएनए को ढूंढते हैं, ताकि चाहे वो खीरा हो, पेड़ पौधे हो, कोई वृक्ष हो, कोई शाखा हो, कोई लताएं हो, समुद्र हो, कोई मैंसन हो, कोई चीज, मतलब कि उनका डीएनए जिस चीज से मैच करेगा उसको अपने अंदर वो उतारते हैं और उससे जिंदा रहते हैं। मतलब कि विंग की बॉडी तो विंग की ही बॉडी है, पर उसके अंदर जो भी एक्टिविटी हो रही है खाना बनाने से लेकर चलने फिरने तक की, वो मेरी है। और जिस लोगों के साथ उन्होंने रहा है उन लोगों ने उसे यहाँ पे ह्यूमन की तरह व्यवहार करना सिखा दिया है, मतलब कि जियांग फिमयांग। ये बोल करके वांगजी अपना सर ना बाल से खींच रहा होता है और
कहता है मतलब कि मेरी शादी एक राजनीति पर्पस तो था ही, लेकिन इसके साथ में ग्रहों के बीच एक कॉन्ट्रैक्ट शैडो मैरिज भी था। ये सोच कर ना वांग जी का ना अंदर से बाहर तक पूरा हिला हुआ था, और वो खुद से कहता है कि मतलब ये शैडो कॉन्ट्रैक्ट मैरिज ग्रहों के बीच का एक कॉन्ट्रैक्ट था। परवीन को क्या चाहिए, चाहिए क्या? इतना बोलने के साथ ही वो डायलॉग्स को ना ऑफ करता है एंड देन कहता है मुझे इसे रिटर्न करना है अभी के अभी। इतना बोल वो सभी को डिस्कनेक्ट करते हुए घर से निकल जाता है। उसके जाते ही विंग बेड पर लेटा हुआ था और उसकी आईज ओपन हो जाती है और उसकी आंखों से फिर से ना ब्लू कलर के वो आंसू ना निकल जाते हैं। उसे पता है कि अब क्या होने वाला है। सीजन अभी भी बाहर ही खड़ा था। वांग जी उसे देते हुए कहता है काका। सीजन कहते हैं हाँ क्या हुआ वांग जी? तो वांग जी कहता है तो मैं बस एक प्रयोग था, मुझे प्रयोग के लिए यूज किया आपने सिर्फ इसलिए क्योंकि उसके डीएनए को स्थिर करने के लिए मेरी बॉडी मिली थी, मेरा लाइट मिला था, मेरा डेटिंग कोड मिला था उसे, और क्या क्या मिला उसे। सीचन कहते हैं आई एम सो सॉरी। एक्चुअली में आज से ठीक 12 साल पहले जब हमें पता चला कि एलियंस की एक टुकड़ी बॉर्डर के पास आ रही है, और एक स्ट्रिंग फ्लाइट के जरिए ही हमें बस ये पता चला था कुछ सेकंड के लिए। तो वहाँ पे हालांकि 25 लोग उतरे थे। 25 में से ना 2 लोग रास्ता भटक गए थे। उसमें से एक था हमारा विंग और दूसरा इंडियन गवर्नमेंट ने उसे अपने हिस्से में ले लिया। बाकी के उन लोगों ने और ढूंढने की कोशिश की, लेकिन हमारे हिस्से में वो उनका जो प्लेनेटरी प्लेन था वो उतरा था, जिसकी वजह से हमने उन्हें इजाज़त तो नहीं दी, पर एक उनके पास है जिनके ऊपर वो लोग प्रयोग कर रहे हैं, और हमने इसे प्रयोग किया। 6-7 साल तक तो हमें समझ ही नहीं आया कि हम इसे क्या करें। हमने इसे सोडियम वाटर के अंदर रखा हुआ था क्योंकि इसकी बॉडी इंसानों जैसी थी, दैट्स वाई जिंदा रखना था हमें। लेकिन बाद में हमें जब इंडिया से संपर्क करना पड़ा और जब संपर्क करके स्थापित किया तो पता चला कि हम इसे किसी के डीएनए के साथ जोड़ सकते हैं जिसके साथ इसका मैच हो जाए। हमने बहुत सारे नंबर्स ट्राई किए, फिर ऑटोमेटिक नंबर मोड पर जब डाला तो इसे तुम्हारा डेट ऑफ बर्थ से मैच हो गया। पहले तो हमें समझ नहीं आया और हमें पता ही नहीं था कि ये डेट ऑफ बर्थ तुम्हारा है। धीरे धीरे करके जब हमने इतने सारे में से सबको ढूंढना स्टार्ट किया तो आखिरकार वो तुम्हारा निकला। तब मिस्टर जियांग फेमियांग ने अंकल से कांटेक्ट किया और अंकल ने फिर जब मुझे बताई तो हम सबके पैरों तले जमीन खिसक गई थी। पर अचानक से हम विंग को तुम्हारे सामने नहीं ला सकते थे। तुम्हारे सामने लाने के लिए हमें विंग को एक ह्यूमन फॉर्म देना था, ह्यूमन की तरह चलना, बोलना, उठना, बैठना, सब कुछ करना सिखाना था। इसीलिए पहले तो जियांग फेमियांग ने उसके ऊपर कुछ साल काम किया, फिर उसे अपने घर ले गए और अपने घर पे रखा, और फिर बाद में तुम दोनों की शादी हुई और जो कुछ भी हो वो सामने है। ये सब जब पता चलता है वांग जी को तो वो टूट जाता है। क्या वाकई में ये सब होना जरूरी था? और वो कहता है कोई बात नहीं सब ठीक है। और इतना बोलने के साथ ही वांग जी उल्टे पैर अपने रूम की तरफ बढ़ जाता है। वो जब आता है तो विंग ना गेट पे ही उसको वेट कर रहा होता है, जिसे देखते ही पहली बार ना उसका चेहरा उतरा हुआ था, क्योंकि जो वांग जी फेस कर रहा था, जो भावना फील कर रहा था, जो फीलिंग अंदर से आ रही थी, वही सारी चीजें ना विंग भी फील कर रहा था। वांग जी आकर सोफे पे बैठ जाता है तो विंग दरवाजा बंद करके और उसके बगल में आकर बैठते हुए उसके ऊपर हाथ रखते हुए कहता है वांग जी मुझे भी बुरा लग रहा है। वांग जी विंग को देखता और कहता है क्यों? कहता है मुझे नहीं पता, आप दुखी हैं इसीलिए शायद मुझे बुरा लग रहा है। आपको बुरा लग रहा है क्या? वांग जी उसे देखता और कहता है अगर तुम्हें मिशन और मेरे बीच में अगर कुछ चुनना हो तो क्या चुनोगे? विंग उसे देखता है और कहता है अगर वो अपने प्लैनेट लौट जाता है तो पृथ्वी नष्ट हो जाएगी, और अगर मैं यहाँ रहा तो वो वांग जी कहता है तो क्या? तो विंग कहता है कुछ नहीं, मुझे आपके साथ रहना है। मुझे नहीं पता ये हस्बैंड एंड वाइफ क्या होता है, इमोशन क्या होता है, फीलिंग क्या होता है, पर मैं आपसे कहना चाहता हूँ इतना बोल। पहले तो विंग गले लगाए हुए था, फिर वांग जी का फेस अपने हाथों में होल्ड करते हुए कहता है वांग जी जिस दिन से आपकी और मेरी शादी हुई है और जब आप पहली बार आपने मुझे टच किया, छुआ, हमारे यहाँ बच्चे ऐसे नहीं होते। हम बस अपनी आंखों से आंखों और मन के जरिए एक दूसरे से टेलीपैथिकली कनेक्ट करते हैं और उसी से हमारा संबंध बनता है। जिसके साथ हमारी एनर्जी मैच करती है वो हमारा पार्टनर होता है। पर पहली बार जाना कि फिजिकल वे में भी
हम प्यार कर सकते हैं, महसूस करा सकते हैं, कंफर्ट कर सकते हैं। मुझे वो अच्छा लगता था जब मैं आपके नाम लेकर मौन करता था, जब आप मुझे छूते थे। सिर्फ मेरी आत्मा ही तृप्त नहीं होती थी, मैं अंदर से पूरा महसूस करता था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा मैं कुछ फील करूंगा। सुबह सुबह उठकर आपके लिए नाश्ता बनाना, आपके लिए वेट करना, अपने आप में मुस्कुराना, ये सारी चीजें मैंने अपने आप ही सीखी है। आपको 2-3 दिनों तक लेट होता हुआ देखकर घर में अकेला और बोरियत फील करना, ये भी मैंने सीखा। कंपनी जाकर जांगचिन के साथ झगड़ा करना और फाइट करना छोटी छोटी चीज़ों पे, वो गुस्सा बहुत जल्दी हो जाता है, वो भी सीखा है। और रात को घर आने की खुशी, जो कि मैं आपको देख पाऊँ, आपकी बाहों में अपना सर रख पाऊँ और आपको गले लगा पाऊँ, इसका इंतजार रहता है। पर मैं यहाँ रहा तो मेरी आत्मा मिट जाएगी। मतलब कि जिस डीएनए सेल्स के जरिए मैं यहाँ पे उतरा था, वो खत्म हो जाएगा। तो वांग जी ये सुनते ही आश्चर्य में पड़ जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं वांग जी भी विंग से एक दूसरे से अटैच तो हो रहा था ना। मतलब आप लिटरली किसी के साथ दिन रात रहो, प्यार करो एंड देन खाओ पियो, सब कुछ करो, तो हो जाता है भाई, भावना आ जाती है। अब भावना के साथ में इच्छा तपस्या फ्री में आ जाती है। तो वो उसके साथ में वो तीनों भी आके रह रही थी। तो विंग को बहुत वांग जी को बहुत बुरा लग रहा था। वांग जी विंग को ना ऐसे गले लगा लेता है और कहता है, अगर तुम्हारा अस्तित्व खतरे में है तो मेरा भी नहीं बचेगा। चलो हम इस कॉन्ट्रैक्ट को मिलकर तोड़ते हैं। इतना कहना ही था। तो विंग कहता है, नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते। अगर हमने ऐसा किया तो नीली लाइट्स चारों ओर फैल जाएगी और पृथ्वी का अंत हो जाएगा। वांग जी कहता है, इसे बचाने का रास्ता? तो वो कहता है, मुझे नहीं पता, लेकिन अगर हमने इसे बचाने की कोशिश भी की तो टाइम और मेमोरी के बीच में हम फंस के रह जाएंगे और इस कॉन्ट्रैक्ट को हम तोड़ नहीं पाएंगे। तो वांग जी कहता है, फिर कोई और रास्ता तो होगा ना? विंग कहता है, मैंने जहाँ तक ऑब्जर्व किया है, लाइट और पानी जीने का स्रोत है। अगर एक बार में 25-25 जन उतरे और धीरे धीरे करके अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग देशों में, अलग अलग शहरों में जा करके बस जाएं, धीरे धीरे करके ह्यूमन की तरह रहना सीख जाएं, तो शायद ये पॉसिबल है। तो वांग जी कहता है, फिर देरी किस बात की, चलो चलकर बताते हैं सबको। इतना बोलना हुआ ही था। तो विंग कहता है, पर इसके लिए हमें हमें 1 मंथ का और टाइम चाहिए, क्योंकि डैड से बात करनी होगी। वांग जी कहता है, कौन से डैड, मेरे अंकल या फिर जियांग फेमियांग? तो विंग कहता, वो दोनों मेरे डैड ही हैं। सारे ये बोलकर हंसने लगता है। वांग जी कहता है, तुमने मेरी जान निकाल दी, ये सीक्रेट खेल खेल करके मेरी शादी एक एलियन से करा दी। अगर कोई मुझसे पूछेगा तो मैं क्या बोलूंगा? विंग कहता है, मुझे जियांग फेमियांग का बेटा बनाना है, बना हुआ हूँ मैं, तो मैं वही रहूंगा ना। मैं मुझे अब एलियन बोल के इंट्रो करने वाले हैं सब, फिर मुझे उठाकर लैब ले जाएंगे और काटा पीटा करके, चीरा फाड़ी करके मेरे अंदर से वो सारा निकालना स्टार्ट कर देंगे। मेरी भी बॉडी ह्यूमन बॉडी ही है, बस हमारा दिमाग आप लोगों से 600 से 1000 साल ज़्यादा एडवांस है, बस इतना ही फर्क है। तो वांग जी कहता है, और वो कैसे? फिर विंग ना कुछ लाइट्स को ना ऐसे अपने आप ही ऑन करता है। पूरे कमरे की लाइट अपने आप ही ऑफ हो गई थी और पूरे कमरे में ना एक ब्लू लाइट अपेयर हो गई थी, क्योंकि विंग का लाइट ब्लू कलर का था। फिर उसके ऊपर विंग ना सभी चीज़ें दिखाना स्टार्ट करता है। इतना लाइट ईयर्स वर्ष दूर ये ग्रह है, ये क्षुद्र है, ये उल्का पिंड है, ये ऐसा ग्रह है, वो ऐसा ग्रह है, और ये हमारा प्लानट है। फिर वहाँ के बारे में थोड़ा बहुत उसे बताता है। तो वांग जी कहता है, यहाँ पृथ्वी से जाने में, वहाँ जाने में कितना टाइम लगेगा? विंग काउंट करते हुए कहता है, 1,0587,000 लाइट स्पीड ईयर्स। तो विंग कहता है और तुम्हारी एज कितनी है? विंग कहता है, अगर यहाँ के हिसाब से देखा जाए तो 27 साल, बट अगर वहाँ के हिसाब से देखा जाए तो 356 करोड़। वांग जी तो एकदम सोफे से नीचे गिर गया था। कहता, मेरी शादी एक बुढ़ा से हुई है? विंग कहता, हे, मैं तो बस 27 साल का हूँ ना। वांग जी कहता है हाँ वो तो दिख ही रहा है मुझे। वैसे वहाँ पे क्या हमारे तरह ह्यूमंस रहते हैं? तो विंग कहता, वहाँ पे हमारी तरह ह्यूमंस रहते हैं, पर वहाँ पे कोई देश नहीं है, कोई राज्य नहीं है, कोई स्टेट नहीं है, पूरा एक ग्रह है। ग्रह पे एक ही जगह है जहाँ पे किंगडम है। उस किंगडम के अंदर में हम करीब 1200 से 2000-3000 लोग ही बचे हैं, क्योंकि पहले हमारे यहाँ भी ऐसे थे, पर धीरे धीरे करके सन की वजह से वो खत्म हो गया, क्योंकि हमारे यहाँ सन की रोशनी बहुत ज़्यादा है। तो वांग जी कहता है, ऐसा थोड़ी है, ओजोन लेयर लगाने के बाद तो वो तो ठीक ही रहता है। विंग कहता है, हमारे यहाँ एक बार में 7 सन होते हैं, 7 सन।
और हमारे यहाँ ओजोन लेयर नहीं होते जैसे कि पृथ्वी के चारों तरफ है, इसीलिए हमारी धरती नष्ट हो रही है। आधे भाग में पूरा का पूरा लावा की नदी बहती है और आधे भाग में जीवन है तो पानी नहीं है, स्रोत सूख चुका है। बिजली हम सूरज की रोशनी से बना तो रहे हैं, पर धीरे धीरे करके कोई ना कोई सूरज की डायरेक्ट रोशनी का शिकार होते हैं। हमारे यहाँ रात नहीं होती, बस दिन होता है, बस उजाला होता है। और हमने अपने ऊपर शेल्टर्स बना रखे हैं अपने पावर से। हमारी एडवांस टेक्नोलॉजी ने हमें उस तरफ ले गया है जहाँ पे हमें नहीं जाना चाहिए, क्योंकि हमने सूर्य को कंट्रोल करने के लिए उपकरण बनाया था, जिससे कि गर्मी बहुत ज़्यादा फैल गई और हमारे ही ग्रह को नष्ट कर डाला। क्या कर सकते हैं, हमारे मास्टर्स ने कहा है कि जीवन ढूंढने के लिए हमें अलग अलग ग्रह जाना होगा। मुझे और मेरे कुछ साथियों को पृथ्वी पे उतारा गया। मेरे साथ एक और उतरा था 10X, वो इंडिया में है और मैं यहाँ चाइना में हूँ। बाकी तो सारे रिटर्न चले गए। फिर से उन लोगों को अलग अलग ग्रह पर भेजा गया है। अभी तक 26 ग्रह मिले हैं जहाँ पे सभी को उतारना है। हर जीवन जीने के लिए एक दूसरे के साथ कनेक्शन बनाए रखना है। ये सारी बातें ना वांग जी को थोड़ी फिल्मी तो लग रही थी, बट हाँ अट्रैक्टिव भी थी। विंग कहता है एक बार में 25 उतरे तो क्या होगा। विंग कहता है होगा तो कुछ नहीं, बस बिजली और पानी का इफेक्ट ज़्यादा पड़ने वाला है। खास करके बिजली हमें 4 से 5 दिनों के लिए चार्ज करने के लिए कम से कम एक बार में 1000 यूनिट चाहिए, और जितनी ज़्यादा बिजली का उत्पादन होगी उतनी ज़्यादा यूनिट्स चाहिए। और ये पानी भी चाहिए, क्योंकि हम लोग बॉडी में एक बार में रीस्टोर करते हैं और उस पानी को 7 से 8 दिन तक चलाते हैं। तो वांग जी कहता है 7 दिनों के लिए रीस्टोर क्यों करना, हम तो घर में रहते हैं, हम नॉर्मल पानी भी तो यूज कर सकते हैं जैसे ह्यूमन करते हैं। विंग को अचानक से क्लिक होता कहता हाँ सही कहा, हम रीस्टोर क्यों कर रहे हैं अपने पानी को, आखिरकार हमें ह्यूमंस की तरह ही तो रहना है ना। वांग जी कहता बुद्धू, कभी तो हमसे सवाल कर लिया करो, मैं अच्छा एडवाइस देता हूँ। इतना बोल वांग जी विंग को गले लगा लेता है। फिर विंग ना थोड़ा देर बाद वांग जी को देख रहा होता है। तो वांग जी कहता क्या हुआ। विंग कहता है थोड़ी देर पहले आप थका हुआ महसूस कर रहे थे, अभी कैसा लग रहा है। तो वांग जी कहता है अभी भी मुझे वैसा ही फील हो रहा है, पर क्या करो, हाँ, मुझे किसी की आदत हो गई है और मैं नहीं चाहता कि मैं उससे दूर जाऊं। फिर थोड़ा देर वांग जी और विंग नोटी नोटी थोड़ा सा करते हैं, उसके बाद सोने चले जाते हैं। अब इधर सीचन जैसे ही घर आते हैं, लैन किरण अंकल एक थप्पड़ जड़ते हुए कहते हैं ये क्या किया तुमने। सीचन कहता है कब तक, आखिरकार हम उसे कब तक बताने वाले थे, और वैसे भी उसे सब पता चल गया है। लैन किरण कहते हैं ठीक है कोई बात नहीं। और उसके बाद फिर वो लोग अपना ब्रेकफास्ट वगैरह कहते हैं। अब हालांकि हमारा लैन सीचन थप्पड़ तो खा ही चुका था, दैट्स वाई अब उसे रिग्रेट भी नहीं हो रहा था कि उसे अपने भाई से झूठ बोलना पड़ रहा है। दोपहर के टाइम पे विंग और वांग जी दोनों को बुलाया जाता है लैब। वांग जी तो पहले लैब आकर के सन्न था, क्योंकि उस लैब में ना बहुत सारे ऐसे क्लोन थे जो कि विंग के जैसे दिख रहे थे। और वो सबको देखते हुए वो कहता है ये सब क्या है। यांग फिम्यांग कहते हैं एक सीक्रेट मिशन है, तुम्हें तो पता ही है, एलेना बोरेस प्रोजेक्ट। तो कहता एक्चुअली में ये प्रोजेक्ट ग्रह एक्स हम बोल सकते हैं इसे, वहाँ के लिए है। क्योंकि अगर उन लोगों ने हमारे साथ डील करने की कोशिश की या वॉटेवर कुछ भी करने की कोशिश की, तो हमारे पास इस तरह के क्लोन्स होने चाहिए और हम उसमें इनके डीएनए को ट्रांसफर करके और उसे अपने लिए तैयार कर सकते हैं। वांग जी को तो साइंस की बातें समझ नहीं आ रही थी मार धाड़ के अलावा, दैट्स वाई वो कुछ नहीं कहता है। तो कहता है पर हमें उनके लोगों को यहाँ पे लाकर शिफ्ट करने के लिए कॉलोनी बनानी होगी, है ना। तो लैन किरण अंकल कहते हैं हाँ इसके लिए हमने रेड जोन एरिया चुना है। तो वांग जी कहता है तो रेड जोन एरिया इसी के लिए है। लैन किरण अंकल कहते हैं हाँ हम क्या कर सकते हैं, कुछ इंडिया जाएंगे, कुछ चाइना जाएंगे, कुछ अलग अलग देशों में हम उसे डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं धीरे धीरे करके, क्योंकि अगर हमने ऐसा नहीं किया तो हमारा संतुलन बिगड़ जाएगा, ठीक है ना। वार युद्ध और बिजनेस ये सब तो चलता रहता है, लेकिन साइंस के क्षेत्र में हमें साथ में काम करना होगा ताकि संतुलन बना रहे। वांग जी को फिर धीरे धीरे करके सब कुछ बताया जाता है। फिर विंग कहता है कि उन लोगों ने मुझसे कनेक्शन किया था 2 दिन पहले। यांग फिम्यांग कहते ठीक है, उनसे 1 मंथ का टाइम मांग लो, कुछ और चीजें वहाँ पे रेनोवेट होना है। और हाँ उन सब के लिए हमने एक स्पेस एक्स बनाया है, डायरेक्ट उन्हें वहाँ उतरने के लिए बोलना बिना किसी भी सैटेलाइट के नज़र में आए, और वो सारे सैटेलाइट्स का नंबर और नाम प्लेट्स ना विंग के अंदर इनपुट कर देता है।
विंग जो कि मशीन लगा हुआ था उसके पूरे बॉडी में वो सोडियम वाटर में था। वांग जी पहली बार विंग को इतने सारे लोगों के सामने में पूरा नंगा देख रहा था, क्योंकि सोडियम वाटर में आप कपड़ा पहन के नहीं जा सकते। उसकी बॉडी प्राइवेट बॉडी पार्ट के ऊपर उसके सिलिकॉन पैड लगा हुआ था, नीचे और ऊपर दोनों जगह, ठीक है, और तार डाला हुआ था। वांग जी को पहले तो आश्चर्य हो रहा था, क्योंकि वांग जी को थोड़ा बुरा लग रहा था, भाई उसकी अमानत है, उसकी प्रॉपर्टी, ऐसे कैसे देख सकते हो। लेकिन यहाँ पे विंग के जैसा हजारों क्लोन बना हुआ था, जिसके अंदर विंग के डीएनए थे। दैट्स वाई तो विंग ने भी अपने कपड़े चेंज किए और अपने बॉडी के ऊपर आगे और पीछे और ऊपर पूरा ना सिलिकॉन पैड लगाया और उस सोडियम वाटर के अंदर चला गया। वांग जी को तो डर लग रहा था कि कहीं ये मरमुरा तो नहीं गया, लेकिन उसके अंदर भी विंग ना एकदम आंखें खोल के खड़ा था। तब जा करके वांग जी को सच में एहसास होता है कि ये ह्यूमन कम एलियन ज़्यादा ही लग रहा है। और वहाँ जाने के बाद सारे सिस्टम को ऑन किया जाता है वांग जी के सामने ही में, और फिर वहाँ पे विंग उन सबसे कनेक्ट करता है। पूरे कमरे में नीली रोशनी थी और वांग जी को भी एक चश्मा दिया गया था, जहाँ पे वो लोग बस देख पा रहे थे विंग का अस्तित्व, जो कि विंग की आंखों के जरिए दिख रहा था। विंग अपने प्लेनेट पे था, जहाँ पे वो धीरे धीरे करके, उसका प्लेनेट ना पूरा सूखा था, उबरा खबरा हो रखा था, और सूखी सूखी चट्टानें थी जो कि उड़ रही थी। आसपास की हवाएं बहुत तेज और गर्म थी, लू तपाने वाली काफी थे, कोई भी आगे नहीं था। एक सेंट्रल लॉक डाल करके वो खोलता और उसके अंदर जाता है। अंदर का सिस्टम पूरा ना ऑटोमेटेड था, मतलब कि कह सकते हैं कि वहाँ पे हवा और जो कुछ भी वो अपने आप ही सब बन रहा था और खत्म भी हो रहा था। पूरा का पूरा एक ऐसा जगह जहाँ पे मानो कि यहाँ से जा करके आप चाँद के ऊपर अपना एक सैटेलाइट ग्रह बना करके और चीज़ें बना करके वहाँ पे अंदर आप सर्वाइव कर रहे हो, रह रहे हो। वहाँ पे अपना एक बोल सकते हैं कि यूनिट सिस्टम तैयार करके और उसके अंदर रहना, इस तरह से पूरा सिस्टम तैयार किया गया था। उसके अंदर आते ही विंग उन लोगों से बात करता है, जहाँ पे वो लोग टैपिंग में बात कर रहे थे, पर ये लोग सारी चीज़ें ना ट्रांसलेट हो रही थी स्क्रीन पे, जिसमें लिख के आ रहा था कि वहाँ पे हमें सर्वाइव करने के लिए 1 मंथ का और टाइम चाहिए, एक बार में हम 25 जन ही उतारेंगे, और जैसा कि हमने आपसे कहा था 1-1 साल का टाइम लगना चाहिए। अब यहाँ पे उतारने के लिए उन लोगों के लिए बस 1 घंटा लगता है, लेकिन यहाँ पे 1 साल का टाइम होने वाला था। वो सारे उन लोगों से बातें करता है और फिर सारा प्लान बताता है। प्लान बताने के बाद जो मास्टर्स थे ना, पहले तो विंग के ऊपर गुस्सा होते हैं और कहते हैं तुम ऐसे कैसे बोल रहे हो, तो और विंग को ना थोड़ा-सा ऐसे करता भी है, मतलब इलेक्ट्रिक शॉट वगैरह देता है, तो इधर विंग ना पानी में छटपटाने लगा था, जिससे वांग जी चिल्लाते हुए कहता है विंग। जैसे विंग चिल्लाता है ना, वांग जी खुद उसके साथ कनेक्ट था, क्योंकि उसके कोडिंग और बॉडी के ऑरा की वजह से, दैट्स व्हाई विंग ना धीरे-धीरे करके पानी में स्टेबल होने लगता है। जैसे उसके मास्टर ये देखता है कि विंग धीरे-धीरे करके नीचे से ऊपर की तरफ उठ के देख रहा है। अब हालाँकि विंग की पूरी बॉडी स्वेटिंग से भरी हुई थी, और वो ना उसे देख करके जैसे ही खड़ा होता है, उसके आसपास ना व्हाइट कलर का शील्ड तैयार हो गया था वहाँ पे प्लेट, जहाँ से वो आया है एक्स प्लैनेट से। और वो ना बहुत ज़्यादा लाइट ऐसे ना डिफर कर रहा है चारों तरफ। वो लाइट की वजह से वहाँ के सिस्टम में ना ये ग्लिच आना स्टार्ट हो गया था, जिसे देखकर मास्टर्स कहते ये क्या कर रहे हो। विंग कहता है अगर आपने मुझे या मेरे फैमिली को हार्म करने के बारे में सोचा भी ना, तो मैं इस पूरे प्लेनेटरी सिस्टम को ना तबाह कर दूंगा। विंग को ऐसे रुद्र रूप देख करके पहले तो मास्टर के पैरों तले जमीन खिसक गई थी, क्योंकि विंग उस 25 लोगों में ना सबसे कमजोर था, सबसे ज्यादा कमजोर। सर्वाइवल मोड क्षमता उसका बस 10% था, लेकिन इन सब में सर्वाइव करने वाला विंग ही बच पाया था, वो भी जियांग फिमियांग के बदौलत। कहते हैं ना, एक पिता पुत्र को पालता है तो अच्छी शिक्षा देता है, तो बड़ा होकर वो पुत्र अच्छा काम करता है। तो हम कह सकते हैं कि विंग के जो सेकेंड फादर जियांग फिमियांग जो बने, उन्होंने विंग को बहुत अच्छे तरह से ट्रेंड किया था। दैट्स व्हाई मास्टर्स उसके सामने में ऐसे ना अपना सर नीचे करते हैं और झुकाते हैं, क्योंकि अब अगला मास्टर हमारा विंग बन गया था। दैट्स वाई जितने भी लोग थे वो सब लोग वहाँ के जो एक परंपरा बोल सकते हैं, अपने राइट हैंड को लेफ्ट चेस्ट पे रख करके एंड देन झुकना, तो वो सब उसे ग्रीड करते हैं। मास्टर अपना ताज, जो कि एकदम एक्सन डिजाइन का बना हुआ था, वो उतार करके विंग को समर्पित करते हैं और विंग के बॉडी के ऊपर वापस से इसके क्लासिकल ड्रेस जो कि वो पहना हुआ था फर्स्ट टाइम जो वो मीटर से बाहर निकला था, वो जीनी वाला ड्रेस टाइप, फलर वाला शर्ट, फलर वाला पजामा टाइप्स, और ऐसे आगे का शर्ट का ना वो फित्ता से पूरा बंधा रहता था वो। उसके ऊपर वो ताज, जिसे देखने के बाद सब लोग कुछ सैमसिक्स म्यूजिक ऑन करते हैं, देन सब उसको ग्रीड करते हैं। वांग जी ने ये सारी चीजें को देख पा रहा था और वो सब कोडिंग में आ रहा था, तो वो पढ़ पा रहा था। वांग जी को भी अच्छा लग रहा था। एंड देन नेक्स्ट उसे वहाँ का मास्टर बनाया गया था, जिसके नेतृत्व में वो हर साल 25-25 जन को अलग अलग प्लेनेट पे उनको उतार करके जीवन के लिए तैयार करना था, क्योंकि लगभग 3 या मतलब हम कह सकते हैं या 4 या 5 सालों में विंग का जो प्लेनेट था वो पूरा नष्ट होने के कगार पे था। इसीलिए उन लोगों ने नया उपग्रह ढूंढा या ग्रह ढूंढा, जहाँ पे वो जीवन कर सकते थे, अपना बिता सकते थे। ये सब कुछ करने के बाद
विंग उन सब लोगों में से 25 लोगों को नाम सेलेक्ट करने का काम दे करके उसको अपनी जगह पे काम करने के लिए उस मास्टर को छोड़ करके वापस से इस बॉडी में रिटर्न फ्लैश लाइट के जरिए रिटर्न आता है। जैसे ही रिटर्न आता है पूरे सेट लैब का ना लाइट ऑफ हो गया था क्योंकि वो बहुत देर तक वहां रह गया था और ऊर्जा भी चली गई थी उसकी। वंग जी नीचे बैठ जाता था आराम से क्योंकि वांग जी भी पूरा स्वेटिंग से भरा हुआ था, वो भी विंग की वजह से। फिर ऐसे आधे पौन घंटे बाद जब पूरे बिजली को रीस्टोर किया जाता है तो विंग वापस आ गया था। फिर विंग को उस पानी से बाहर निकाला जाता है, क्लीन वगैरह करके उसे कपड़े पहनाकर ऐसे लेटा दिया जाता है। फिर वांग जी को उठा करके उसे भी थोड़ा जूस वूस पिलाया जाता है सब कुछ। तो वांग जी ना घबराते हुए पूछते हैं कि वो ठीक है या नहीं। अंकल और जियांग पिमियांग और सीचन आते हुए कहते वो बिल्कुल ठीक है। ये प्रयोग वो पहली बार नहीं कर रहा है, जब से वो यहाँ आया है तब से वो कितनी बार हजारों बार कर चुका है। तुमने देखा एक शख्स अगर जाता है तो हमें 1 घंटे की बिजली कटती है, अगर 25 तो इसके लिए हमें बिजली बढ़ाने की क्षमता को बढ़ाना होगा, पानी सिस्टम को क्लीन करना होगा समुद्र के जरिए ताकि हम ये सभी चीजें कर सके, है ना। मुझे कहता है वो तो है, हमें इसके लिए बहुत ज्यादा पावर और सभी चीजें चाहिए। कहता है हाँ, अगर एक बार वो लोग यहाँ पे आके रह गए और धीरे धीरे ये प्रोसेस खत्म हो जाता है तो उन्हें हम नॉर्मल ह्यूमन की तरह रहना सिखा देंगे ताकि वो हम जैसे लोगों के साथ घुल मिलकर रहने लगे और अपने पावर्स को हम लोग उन्हें कंट्रोल करना भी सिखाएंगे ताकि वो हमारे ऊपर प्रभाव ना कर सके, है ना। तो वांगजी कहता है कि आप इसे कंट्रोल कर लेंगे। जांग पिमियांग मुस्कुराते हुए कहते हैं विंग का डीएनए तुम्हारे बॉडी से चलता है। तुमने जब उसे जोर से चिल्लाया तुम्हारी बॉडी की सारी एनर्जी उसने चूस लिया और तुमने उसका ऑरा देखा है, कितना राइज साइन कर रहा था वो। वांगजी देख पा रहा था विंग पूरा व्हाइटनेस के साथ में ऊपर हवा में तैर रहा था जिससे कि सारे लोग उसके नीचे बैठ गए थे झुक के। वांगजी कहता है तो मतलब यहाँ आने के लिए सबको अपना अपना डीएनए पार्टनर्स चुनना होगा। जंग पिमियांग कहते हैं हाँ, चाहे वो लड़का हो लड़की हो बूढ़ा हो क्या फर्क पड़ता है, जिसका डीएनए जिससे मैच करेगा वो उसी के साथ रहेगा। और जरूरी नहीं है कि हर किसी का डीएनए इंसान ही हो, किसी का जानवर भी हो सकता है, किसी के कीड़े मकोड़े भी हो सकते हैं। और तुमको पता है वांग जी सबकी लाइफ कितनी सीमित होती है। वांग जी समझ गया था कि किस तरह से डीएनए पैटर्न्स काम करने वाले हैं और ज्यादा प्रभाव भी नहीं पड़ने वाला है। उसके बाद जब विंग को होश आता है तो वांग जी उसके पास भागकर जाकर उसे गले लगाते हुए कहता विंग तुमने बहुत अच्छा काम किया। विंग कहता है हाँ, पर मैं थक गया हूँ, मैं अपने घर जाना चाहता हूँ, क्या आप मुझे ले चलेंगे डियर रवि। वांग जी कहता है इतना बोल। वांग जी विंग को गोद में उठाकर बैरल स्टाइल में कैरी करते हुए वहां से लेके जा रहा था। और जियांग पिमियांग लैन सिचन लैन किरण तीनों देखते हुए कहते हैं हाँ, आखिरकार हमारा मिशन सक्सेसफुल रहा। और अगर हम धीरे धीरे करके इसी तरह से डीएनए पे काम करें, अगर हमारी मदद के लिए कुछ इंडियन टीम्स भी आ जाए तो ज्यादा इजी रहने वाला है ना किरण। किरण कहता है ये सीक्रेट चालक्स मिशन है, इसके बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए, समझे ना। तो जियांग पिमियांग कहता है हाँ ठीक है ठीक है। और इतना बोलने के साथ ही वो लोग अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं। विंग घर आकर के वांग जी के बाहों में लेटा हुआ था। वांग जी कहता है तुम्हारी एनर्जी को बूस्ट करने का तरीका क्या है। विंग कहता है वो तो मुझे नहीं पता, शायद मुझे पता है। तो विंग कहता है और वो क्या है। वांग जी कहता है उतना तो मुझे नहीं पता कि ये काम करेगा या नहीं, पर मैं ट्राई करता हूँ। इतना बोल वांग जी जब विंग को किस करना स्टार्ट करता है। विंग हालांकि किस करने पे कैलोरी खर्च होती है पर बॉडी में सेंसेशन तो बढ़ते हैं ना, अपने आप ही बॉडी रीजनरेट कर लेती है एनर्जी को। तो जिसकी वजह से 1-2 मिनट तो विंग और वांग जी जब किस करते हैं तो दोनों की एनर्जी और कैलोरीज खत्म हो रही थी। पर बाद में जैसे सेंसेशन बढ़ना स्टार्ट होता है वैसे धीरे धीरे करके विंग की एनर्जी फॉर्म में आने लगी थी और अपने आप ही बॉडी सेंसेशन से भर रही थी। वांग जी समझ गया था कि विंग एक्साइटेड हो रहा है, देन उसे गोद में लेते हुए बेडरूम की तरफ चला जाता है। बेड पर आते ही वांग जी वापस से अपने और खुद के कपड़े रिमूव करता है। और वांग जी को ना याद आ रहा था कि कैसे वो कंटेनर में सोडियम वाटर में जब उसको फेंक दिया था पूरा पाइप तप लगा करके, तो विंग पूरा नेकेड था। तो वांग जी कहता है तुम हर बार सबके सामने में ऐसे ही जाते हो, मतलब मेरे गग्गा ने भी तुम्हें देखा है। विंग हंसते हुए कहता है तो तुम्हें बुरा लग रहा है। वांग जी कहता है हाँ तो तुम मेरे हो। तो विंग कहता है पर मैं एक प्रयोग का हिस्सा भी तो हूँ। मैं पहले उन्हें मिला था, अब मैं कुछ नहीं कर सकता, वैसे भी मेरे ऊपर पूरा ये प्लेटेड तो लगा ही रहता है। वांग जी कहता है तो क्या हुआ, तुम्हारे टमी दिखते हैं, नवल दिखते हैं, हाथ दिखते हैं। विंग हंसते हुए कहता है ओ माय गॉड जल कुकुरा पति मेरा। पर उसका मैं कुछ नहीं कर सकता क्योंकि अगर मुझे जब भी उनसे कांटेक्ट करना होगा मेरे पास एक वही रास्ता है, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। और अगर मैं रोज रोज आपके मिरर के आर पार जाने लगा तो आप तो मुझे पागल कहोगे। वांग जी कहता है हाँ मिरर के आर पार। विंग कहता है मैं 2-3 बार गया तो था, इस घर की पूरी लाइट चली गई थी। वांग जी कहता है तो वो तुम्हारा करामात था। विंग कहता है हाँ, तो अगर मैं ऐसा करने लगा तो
समझ सकते हो आप। हाँ जी कहता है, खबरदार दोबारा ऐसा कुछ नहीं करना तुम, ठीक है ना। विंग कहता है, जब मेरा प्रयोग हो तब आप मत जाइएगा। वांग जी कहता है, तुम जब जाओगे तो लौट के तो आओगे ना। विंग कहता है, मुझे बस 2 या 3 बार और जाना है, जब सब धीरे धीरे करके सबको वहां से भेज दिया जाएगा उसके बाद मुझे वहां जाने की जरूरत ही नहीं है। वांग जी कहता है, फिलहाल से मेरा मूड ऑफ हो गया है और मुझे ठीक करना है खुद को। इतना बोलकर वांग जी विंग को प्यार करना स्टार्ट कर देता है। विंग बीच में टोकते हुए कहता है, तो प्यार करने से मूड ठीक होता है। वांग जी कहता है, क्या तुम्हारा नहीं हो रहा। विंग कहता है, हाँ हो तो रहा है। वांग जी कहता है, फिर मेरी ही मदद करो। फिर विंग और वांग जी लगे हुए थे, लगे रहो मुन्ना भाई टाइप्स, ठीक है, छोड़ दो उनको, परेशान मत करते हैं, ठीक, आगे चलते हैं। अब पूरे 1 सप्ताह बाद वांग जी को ना अपने मिशन पे जाना था, जो कुछ कुछ लोगों को उसको पकड़ के लाना था। कुछ इंडियन आर्मीज भी थे और कुछ मतलब अलग अलग देश के भी थे, मतलब पूरे 8-10 लोगों की उन लोगों की पूरी टीम थी जिनको उनको पकड़ के लाना था। तो वांग जी कहता है, मेरा जाने का हालांकि मन तो नहीं कर रहा है। विंग कहता है, देखो मेरे पास भी अपना मिशन है और आपके पास भी, चलो मिशन को साथ में खत्म करते हैं, उसके बाद एक हैप्पी लाइफ स्टार्ट करते हैं। फिर वांग जी विंग को किस करते हुए अपना बोरिया बिस्तरा जो होता है, एक फौजी का यूनिफॉर्म टाइप्स में जो छोटा बैग में सब कुछ आ जाता है, वो पिट्ठू पे लाता है एंड देन निकल जाता है। उसके बाद विंग भी कार में बैठता है एंड देन आ जाता है वहाँ पे। वहाँ आने के बाद वो फिर से अपने आप को सोडियम बॉटल में धकेलता है और उसके बाद जाता है अपने एक्स प्लैनेट। वहाँ से जा करके उन सबको बोलता है कि चलो तैयारी करो, हमें 25 लोगों को लेके जाना है। इधर जियांग पिमियांग और किरण ने भी पूरा बिजली व्यवस्था किया हुआ था और जहाँ पे वो उतारना था ना उसको, उड़न तस्त्री को, वो भी सारा सिस्टम ऑन करके रखा हुआ था। अब हालांकि एक एरिया का पूरा लाइट जाने वाला था आधा घंटे के लिए, लेकिन इन लोग मैनेज करने वाले थे। उन लोगों ने इंडिया से और आसपास के कई सारे देशों से भी ये सारा करके रखा हुआ था। अब सीक्रेट डायलॉग्स मिशन था तो पूरे देश को तो बता नहीं सकते थे चिल्ला चिल्ला के, भाई आ रहे एलियन आ रहे हैं, तुम्हारे मामू लोग आ रहे हैं, नहीं बता सकते थे ना। तो बस खबर अफवाह उड़ाना तो उन लोगों के अपने हाथ में होता है, ठीक है। तो इधर विंग भी अपना काम करने में लगा हुआ था। अब इधर नॉर्मली हमारे यहाँ 3 दिन हो रखे थे और विंग के इधर बस मतलब 8 से 10 घंटे बोल सकते, पर घंटा समझ सकते हो, ठीक है। नहीं 8 घंटे, 8-10 घंटे नहीं, मतलब 10 से 15 मिनट बोल सकते हैं यार, ठीक है। तो उतना ही टाइम हुआ था, वो लोग उतना देर में सब कुछ करते हैं और उसके बाद वो वापस से उस सबको उसमें भरते हैं, लोगों को 25 को, और उसमें विंग भी था। मास्टर को लास्ट में लाना था क्योंकि वहाँ पे रह करके नेतृत्व भी तो करना होता है। इसका विंग उसमें वो उस जैसे गया था वो वैसे ही आता है और उन सबको एक कोड दे देता है और इसी कोड से उन लोगों को आना था। अब उन लोगों को आने में कम से कम ऐसे लाइट स्पीड के जरिए तो 2 साल लगने वाले थे और वो लोग उड़न तस्त्री से आ रहे थे। विंग यहाँ से लाइट स्पीड में जा रहा था, लाइट स्पीड में आ रहा था, जिसकी वजह से वो यहाँ की बिजली चली जाती थी। विंग वापस आ जाता है और उन लोगों से कहता है, पूरे 7 मंथ बाद वो लोग यहाँ होंगे अंकल। तो इतना बोल करके लैंड किरण कहते हैं, तुमने बहुत अच्छा काम किया है विंग। और वो विंग वापस से थोड़ा सा नॉर्मल होता है बेड पे। फिर जब वो घर आता है तो वांग जी नहीं आया था। विंग उसे कांटेक्ट करता है। वांग जी उसको ना अचानक से दिमाग में क्लिक होता है विंग का। तो वांग जी कहता है, क्या तुमने मुझसे कांटेक्ट किया है। तो उसे अकेले में बराबर बात करते हुए सारे लोग जब देखते हैं तो तुम किससे बातें कर रहे हो। वांग जी कहता है, मेरे पास चिप लगा हुआ है, मैं अपने हस्बैंड से बात कर रहा हूँ। तो सारे लोग उसको छोड़ देते हैं। फिर वांग जी उसे कहता है, तो तुम मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। विंग कहता है, हाँ आप कहीं पे भी रहो, मैं आपको हमेशा ढूंढ लूंगा। वांग जी कहता है, क्या तुम मुझे याद कर रहे थे। विंग कहता है, मैंने अपना काम कर दिया, आज से ठीक 7 मंथ बाद 25 लोग यहाँ आ जाएंगे। तो वांग जी कहता है, 7 मंथ बाद क्यों, तुम तो आ जा सकते हो ना। तो वो कहता है, मेरे जाने और आने में और उन लोगों को लाने में ही इतना सारा यूनिट बिजली चला गया है। वो लोगों को मैंने बाय रूट बुलाया है, वो लोग लाइट स्पीड के जरिए सफर करते हुए आएंगे, हर गैलेक्सी को पार करते हुए, तब हमारे आकाश गंगा में आएंगे और फिर पृथ्वी पर आएंगे। मैं तो लाइट के जरिए गया था ना। हर आपको भी पता है मैं वहाँ पे कुछ मिनट नहीं बल्कि मैं पूरे 10 से 15 मिनट रह के आया हूँ, तो आधे चाइना की लाइट तो वैसे ही चली गई है। तो वो कहता है, हाँ, ये लाइट सिस्टम, ये प्लेनेटरी सिस्टम और पता नहीं क्या क्या। नहीं कहता है, डोंट वरी, 7 मंथ बाद हम उनका वेलकम करने वाले हैं। पर आप कब आ रहे हो। मुझे कहता है, एक ही पकड़ा गया है, 3 को और पकड़ना है, लग जाएंगे 7-8 दिन। तो कहता है, मैं आपको याद करूंगा। जी कहता है, ठीक है। और इतना बोलकर वो लोग थोड़ा सा और बात करते हैं और डिस्कनेक्ट करते हैं। और इसके बाद विंग वापस से सीजन को देखते हुए कहता है, जब तक वो नहीं आ जाते क्या मैं आप लोगों के साथ यहीं रह लूं। तो जियांग फिमियांग कहते हैं, तब तक हमारे घर चलो, क्योंकि हमारे बेटे को घर गए हुए बहुत लंबा टाइम हो गया है। ये बोलकर जियांग फिमियांग विंग को लेकर के घर आते हैं, जहाँ पे जियांग सिंह कहता है, ओहो क्या बात है, तुम हमारे साथ रह रहे हो। तो जियांग सिंह को पता नहीं है कि विंग एलियन है, बस इतना पता है कि उसके पापा जी ने ना इसको कहीं से उठा के ले आया, ये बोल करके ये तुम्हारा भाई है।
अब उसकी वाइफ को पता है, बस जियांग फिमियांग को पता नहीं कि वो दोनों वाइफ ना हस्बैंड साइंटिस्ट है, दैट्स व्हाई। तो जियांग सिंह ना उसकी टांग खिंचाई करता रहता है इंसान होने के नाते, विंग भी मजे लेता रहता है। तो जियांग कहता है क्यों, विंग कहता है जियांग से क्यों मैं अपने घर नहीं आ सकता। जियांग कहता है क्यों, अपने पति के घर में पड़े रहना था ना, तुम यहाँ करके तो तुम मेरा हक खाना सब खा जाते हो। विंग कहता है वो तो मेरा परम सिद्ध अधिकार है तुम्हें परेशान करना और तुम्हारा खाना चुरा कर खाना। इतना बोलकर उसके प्लेट का खाना लेकर के खाने लगता है। जियांग फिमियांग और जियांग को अच्छा लग रहा होता है क्योंकि उन दोनों को इस तरह से टॉम एंड जेरी की तरह लड़ते हुए देख करके घर घर जैसा लग रहा था। और उसकी मॉम कहती है मेरा राजा बेटा। जियांग सिंह कहता है और मैं आपका भिखारी बेटा। तो जियांग फिमियांग कहते तुम मेरे राजा बेटा। तो जियांग सिंह कहता देखा देखा पापा मुझे मानते हैं। विंग कहता और मम्मा मुझे मानती है। इस तरह से दोनों नोक-झोंक कर रहे होते हैं। 7 मंथ बाद जो जितने भी लोगों को आना था ना, जैसे ही वो पूरे ऐसे सैटेलाइट को क्रॉस करते हुए जब पृथ्वी के इसमें आते हैं, तो कई सारे लोग ना उड़नतस्तरी देखने का दावा करने लगे थे और सभी चीज़ें। पर वो जैसे उतरते हैं ना, उसे डिवाइड किया गया था। 10 लोगों को इंडिया भेज दिया गया था और 5 लोगों को और जगह भेज दिया गया था और 10 लोगों को चाइना में रखा गया था ताकि उनके ऊपर वो सारा प्रयोग करके उन्हें सेटल किया जाए इंसानों के साथ में। और उन लोगों के ऊपर काम करना स्टार्ट कर दिया। अब हर एक 2-3 साल में ना ऐसे 25-25 लोग आने वाले थे जो कि कॉन्ट्रैक्ट हुआ था और उनके लिए डीएनए ढूंढना था। विंग भी उन सबके साथ उसी लैब में काम करने लगता है और जियांग चेंग के साथ भी काम कर रहा था वो। पर 2 से 3 बार वो लैब भी आता था जब भी उसे डैड बुलाते थे। तो ऐसे काम करने लगा था और हमारा वंग जी जैसे कि एक सीक्रेट एजेंट था, तो वो अपना काम करने में लगा हुआ था। इस तरीके से इन दोनों की हैप्पी आवर शैडो कॉन्ट्रैक्ट मैरिज वाली लाइफ नॉर्मली चल रही होती है और ये गे लव स्टोरी थी, तो ये स्टोरी यहीं पे खत्म होती है। वंग जी जब रिटर्न अपना मिशन कंप्लीट करके घर आता है तो विंग को नहीं देखते हुए परेशान होते हुए घर आते ही चिल्लाना शुरू कर देता, विंग कहाँ हो तुम, विंग कहाँ हो तुम। उसको फोन लगा रहा नहीं लगा रहा, क्योंकि विंग ना काम कर रहा होता है लैब में और उसका फोन बाहर था। विंग ना ऐसे सोफे पे बैठ जाता है और अपनी मुंडी को ना आरा टेरा ऊंचा नीचा करते हुए कांटेक्ट करने की कोशिश करता है। विंग को पता चल रहा था, उसे हंसी भी आ रही थी। फिर वो कहता है डैड मुझे जाना होगा वरना मेरा हस्बैंड वह परेशान हो जाएगा। तो जियांग फिमियांग कहता है क्या मतलब। कहता है वो घर आ गए हैं, एक बार मैं बात करके आऊँ। उसके डैड कहते हैं फिर विंग बाहर आकर के खुद से उसको कनेक्ट करते हुए कहता है वो हस्बैंड वाह कहाँ हो गया हो। तो वंग जी कहता है गॉड तुमने मेरी जान निकाल दी, तुम घर पे नहीं थे तो मैं डर गया था, तुम्हारा फोन कहाँ है। विंग कहता है हाँ ऑफिस से आने के बाद डैड ने बोला लैब आने के लिए तो मैं आ गया, कुछ काम था दैट्स वाई। आने में मुझे 2 घंटे लग जाएंगे, तो आप मुझे पिक करने आओगे। वंग जी कहता है पहले ये बताओ तुम ठीक तो हो ना, कैसे कैसे ख्याल आ रहे थे। विंग हंसते हुए कहता है वो ख्याल का भरपाई हम बेड पे कर लेंगे है ना। वंग जी कहता है सर आप तो तुमने तो मेरी जान निकाल दी, हर वक्त डर लगा रहता है कि कहीं तुम अपने ग्रह वापस तो नहीं चले गए। विंग हंसते हुए कहता है नहीं जा सकता, अगर मैं आपको छोड़ के जाऊंगा तो आपको भी पता है कि मेरी आत्मा मिट जाएगी क्योंकि हमारा डीएनए कोर आपके साथ कनेक्ट है। वंग जी कहता है ऐसे अपशब्द बातें मत बोलो विंग, प्लीज जल्दी से घर आ जाओ। विंग कहता है बस 2 घंटे। वंग जी कहता है मैं अभी आ रहा हूँ तुम्हें लेने के लिए, बस मुझे नहीं पता। ये तो बोल वंग जी ना अपना बसारा बोरिया बिस्तरा बैग वैग जो कुछ भी था पटक देता है। उसको अंकल को जाकर के रिपोर्ट देना क्या था, वो लॉक करता है रूम को, भागता है विंग को देखने के लिए। विंग भी लैब में काम वाम खत्म कर लेने के बाद डैड को कहता है डैड मेरे हस्बैंड मेरा बाहर वेट कर रहे हैं, मुझे जाना होगा। जियांग फिमियांग को भी अच्छा लग रहा होता है कि एक एलियन ह्यूमन की तरह बिहेव कर रहा है। वो क्रेजीनेस, वो मैडनेस और वो एक्साइटमेंट हस्बैंड को देखने का, वो सारी चीजें विंग के अंदर झलक रही थी। इधर से विंग भागते हुए नीचे जा रहा होता है, सारे लोग उसे देख के समझ गए थे इसके हस्बैंड मिशन से वापस आ गए हैं। इधर वांग जी बाहर ना पार्किंग एरिया में उसका ना ऐसे चक्कर चक्कर काटते हुए ऐसे ना घूम घूम कर वेट कर रहा होता है। विंग भागते हुए आता और कहता है वांग जी कहता है गॉड। विंग ऐसे बाहें फैलाता है ना तो आसमान से बर्फ गिरना स्टार्ट हो जाता है। विंग भागकर उसकी गोद में आ जाता है। वांग जी एकदम पूरा राउंड घूम करके उसे उठा लेता और कहता है गॉड विंग इस बार मैं 15 दिन पे रिटर्न आया और तुमने मेरी जान निकाल दी। तो विंग कहता है तो इतने दिन बाहर रहोगे तो जान तो निकलेगी ना। वांग जी कहता है बस करो, और इतना बोलकर अपने फोरहेड से उसके फोरहेड को सटाए हुए था। विंग कहता है देखो स्प्रिंग सीजन स्टार्ट हो गया है ना, ऑटम सीजन स्टार्ट हो गया है ना। वांग जी कहता है हाँ हमारी शादी के बाद का पहला ऑटम सीजन है ना। तो कहता है इसके बाद फिर विंटर्स स्टार्ट हो जाएंगे। और इतना बोल करके और वो बर्फ को एंजॉय करना स्टार्ट कर देते हैं। दोनों बर्फ को ऐसे टच कर रहे होते हैं। ऊपर से जियांग फिमियांग इन दोनों को इस तरह से मस्ती करते हुए देखते हुए कहते हैं आखिरकार एक शैडो कॉन्ट्रैक्ट मैरिज, एक एलियंस और एक मानव के बीच का अलायंस हो ही गया। मुझे लगा नहीं था कि ये प्रोजेक्ट सक्सेस होगा पर हो गया। मुझे लगा था कि तुम कहीं हम लोगों को हार्म ना कर दो विंग, पर नहीं किया।
लेकिन वही दूसरी तरफ 100 प्लेनेट पे धीरे धीरे करके विंग ने 25-25 करके अलग अलग देश तो भेज दिए थे। वहां पे बस 4 लोग बच गए थे, जिसमें से एक मास्टर था जिसका पद विंग को मिल गया था। और उस मास्टर की आंखें लाल हो गई थी क्योंकि उसके दिमाग में बदला चल रहा था और वो विंग से बदला लेने के बारे में सोच रहा था। और कभी न कभी वो विंग को हार्म भी कर सकता था, लेकिन फिलहाल से अब उसे अपना जीवन ढूंढने के लिए कोई ऐसी जगह जाना था जहाँ पे वो खुद को पावरफुल बना सके। वहीं दूसरी तरफ ये दोनों अपने अपने प्यार में खोए हुए थे, इस बात से अनजान कि कोई उसका अपना है, उसे भविष्य में उसे ठगने वाला और उसे धोखा देने वाला है। अंजी विंग को लेकर घर आता है और कहता है, अब कितने लोग बचे हैं? विंग कहता है, मुझे जाने की जरूरत नहीं है, बस 4 लोग हैं। हमने उसे कोड दे दिया है और वो हमारे आकाशगंगा में नहीं आ रहे, वो कहीं और जा रहे हैं। अंजी कहता है, उनसे हमें खतरा तो नहीं है? विंग कहता है, अगर उनसे हमें खतरा हुआ भी ना, तब तक हमारे खुद की इतनी सारी आर्मी बन जाएगी और साथ में उसके डीएनए से उत्पन्न हुए बच्चे भी, जिनकी कई सारी लड़कियां भी तो हैं, वो भी हमारे फौज का हिस्सा होंगे और हम उनसे लड़ सकते हैं। अंजी कहता है, और अगर उन्होंने ज्यादा ताकत आजमा ली तो? विंग कहता है, हमेशा ऐसा नहीं होता है। उनके डीएनए में जो है हमारे डीएनए में भी है। हम भले इंसान के साथ रहे या कुछ भी करें। और रही दूसरे ग्रहों की बात, तो मैंने उसे ऐसी जगह भेजा है जहाँ पे बस अंधेरा है और कुछ भी नहीं। अगर उनके पास पावर्स आए भी तो प्रकाश के सामने में अंधेरा कभी नहीं टिकता है, पता है ना। और कहीं आने जाने के लिए हमें प्रकाश चाहिए, रोशनी चाहिए, लाइट्स चाहिए। अगर उनके मन में ऐसा कुछ हुआ भी तो हमारा सामने करने के लिए उन्हें प्रकाश चाहिए बहुत सारा, तब तक तो वो उस अंधकार में खो जाएंगे, है ना। और ये बोल करके वांग जी के बाहों में समेट जाता है। वहीं 4 लोगों का जो ग्रुप था वो स्पेसशिप, जैसे ही उन लोगों को लगा कि अब उनकी बारी है आने की, उन लोग उसमें बैठते हैं, देन अपने प्लेनेट को छोड़ते हैं। आखिरी बार देखते हुए उन सबकी आंखों में आंसू था, क्योंकि उन लोगों ने जब से अपनी आंखें खोली थी तो इसी प्लेनेट पे थे। वो लोग उस डी कोड को डालते हैं, देन वहां से चले जाते हैं अंतरिक्ष के उस अंतिम छोर की तरफ, जहाँ सिर्फ और सिर्फ अंधेरा था जो उजाले की तलाश में था। और उजाला जो कि अंधेरे की तलाश में जाकर मिलता था वहां पे। जब उन लोगों को आइडिया लगा कि वो लोग किसी आकाशगंगा में नहीं गए, किसी गैलेक्सी में नहीं गए, बल्कि एक ऐसे अंतिम छोर पे आ गए हैं जहां से दूसरी दुनिया स्टार्ट होती है, जिसका सिर्फ प्रमाण नहीं मिला है, अस्तित्व में है या नहीं ये सत्य भी नहीं है। और उसे अब समझ में आता है कि विंग ने एक मास्टर गेम खेल दिया था, क्योंकि उसे पहले से ही पता था कि इसके मन में बदले की भावना तो आएगी। इंसान के साथ रहते रहते विंग थोड़ा तेज हो गया था हमारा, ठीक है। और ये सोचते हुए कहता है, कभी ना कभी अंधेरों को चीरने के लिए प्रकाश तो आएगी ना, तब तक हम वेट करेंगे। अदर विंग ने भी खुद को मजबूत बना लिया था कि जिस दिन अगर ऐसा हुआ, भले ही मेरा डीएनए 1000 क्लोन में है, कोई क्लोन तो तब तक सरवाइव कर जाएगा ना, और तब तुम्हारा मुकाबला उससे होगा जो कि मुझसे कई गुना ज्यादा ताकतवर होगा। ये बोलते हुए वांग जी विंग के ऊपर चढ़ जाता है, एंड उसे किस करना स्टार्ट कर देता है। वांग जी कहता है, हे क्या कर रहे हो? विंग कहता है, 15 दिन का छुट्टा हुआ है, एवरी मींस एवरी डे, चलो करते हैं। और ये बोलते हुए वो दोनों एक दूसरे के ऊपर अपना एवरी मींस एवरी डे करना स्टार्ट करते हैं। तो इसी के साथ ये वन शॉट यहीं पे खत्म होता है। कैसा लगा आप लोगों को मुझे कमेंट्स करके जरूर बताना। मिलते हैं नए वन शॉट में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।